2026 is coming. Ruthless king is coming. World will bow before him. जब जब नंबर 1 के साल आए हैं, जैसे 1999 वो भी 1 का साल, कारगिल हुआ, ठीक है, तो वॉर होती है। 2017 डोकलाम चाइना के साथ बॉर्डर पे वॉर हुई। अब 2026 तो बॉर्डर पे कुछ आप देख सकते हो कि स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं इस साल पे। जो अलायंसेस पहले ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी वो सारी अलायंसेस चेंज होती हुई दिख रही हैं। इंडिया और यूएस में सडनली टेंशन आ रही है। पाकिस्तान हो या यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, अब लड़ाइयाँ जैसी चलती थी वैसी नहीं चलेंगी। नया रूप आप देखोगे वॉर का, जिसमें आप तस्करी देखोगे, ड्रग अब्यूज़ देखोगे, ड्रग ट्रैफिकिंग देखोगे, प्लस साइबर अटैक देखोगे आप। कैन इंडिया ट्रस्ट चाइना? ये मजबूरी की दोस्ती है। मजबूरी की दोस्तियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं। मोदी जी एक बहुत अच्छे इल्यूजनिस्ट है, परसेप्शन क्रिएट करने में बहुत माहिर है। या तो वो है या तो उनके आसपास जो नंबर 4 के अमित शाह है वो कर रहे हैं ये चीज़। ये दोनों भाई दोनों तबाही वाला केस है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, कोई एक बहुत बड़ा लीडर या फिर कोई बहुत बड़ा एक्टर, या तो उसकी डेथ होगी या फिर उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा अगले साल। दुनिया में अभी दुख बहुत झेलने दोस्त, इतनी जल्दी नहीं मुक्ति मिल रही तुमको, ठीक है। जो यूथ है उनका ये साल होने वाला है। आप इवन यूथ को भी देखोगे, कोई एक वॉइस है जो यूथ की है वो बहुत पॉपुलर होने लग जाएगी। बॉर्डर पे कुछ ना कुछ टसल जरूर होगी। वेलकम बैक टू मेंस लॉकर रूम। अरुण पंडित जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले हमारा पुराना वाला एपिसोड देख रही थी और मैं सच बताऊँ तो वो एपिसोड देख के थोड़े से गूज़बम्प्स तो मेरे बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे याद है कि हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में शूट किया था आपके साथ, और आपने जब 2025 की प्रिडिक्शंस बताई थी तो आपने ये चीज़ बोली थी कि 2025 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ वॉर्स, इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ डाउनफॉल्स। एंड ऑनेस्टली अभी हम सितंबर में आ चुके हैं एंड 3 वॉर्स चल रही हैं करंटली पूरी दुनिया में। और सही बात बोली थी आपने कि मिसाइल्स फेंक रही हैं कंट्रीज़ इधर उधर हर किसी पे, एंड काफ़ी लोगों का डाउनफॉल होते हुए भी दिखा है हमें। तो पहली बात तो आप इतने ऑन पॉइंट कैसे हो सकते थे? मैं नहीं हो रहा हूँ, ये ज्योतिष हो रहा है। और पहली बात कि सिर्फ वॉर के बारे में नहीं बोला था। जब मैं आपके पॉडकास्ट पे आया था और उस समय मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा था, एक तो मैंने वॉर बोली थी, वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, वो सिंदूर भी मंगल से ही रिलेटेड है, लाल रंग का सिंदूर। फिर आपने देखा कि इजराइल और ईरान का, और यूक्रेन अभी भी जल रहा है, वो आप देख रहे हो। मैंने एक चीज़ और बोली थी कि दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ ट्रैप्स एंड स्कैम। वोट चोरी की बातें आप चारों तरफ देख रहे हो, वोट स्कैम की बातें आप चारों तरफ देख रहे हो। और मैंने बोला था कि कुछ सडन फाइनेंशियल चेंजेस होंगे गवर्नमेंट लेवल पे। तो आप देख रहे हो यूएस इज इम्पोजिंग 50% टैरिफ, इतने टैरिफ, Exactly. जिस वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मंगल करवाता है, मंगल वैसा ही। इवन आपने देखा कि मैंने कहा था ये साल बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि वो एक आर्मी कमांडर है मंगल, तो वो तेज़ी से ही जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा वो उसका डाउनफॉल होना तय है। तो आप देखिए, अभी जो लोग देख रहे होंगे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार 4 ही महीने बचे हैं, 2026 आने वाला है। ये साल कितनी जल्दी कितनी स्पीड में निकल गया। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि 2026 इज कमिंग एंड द रूथलेस किंग इज कमिंग ओके। एंड द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। और राजा के बहुत टेंट्रम्स होते हैं। सो अभी तो सेनापति का साल था, अब तो राजा की एंट्री होने वाली है 2026 में। तो हमें और ज़्यादा अतरंगी और अजीब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो मैं डिस्कस करूंगा आज। मैं अपनी भी पोटली में कुछ बातें लेकर आया हूँ, प्रेडिक्शन बना के लाया हूँ, जस्ट आपकी बात में बोल पाऊँ, ताकि जब 27 में जब मैं आऊँगा तो आप सेम ये बातें मुझसे कहोगे कि हाँ फिर से हो गया, फिर से हो गया। सही बात है। और हर बारी जब कोई भी एस्ट्रोलॉजी के टुवर्ड्स व्योर होता है या फिर उनको ऐसे इच्छा होती है अपने बारे में जानने की, तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, राइट, कि मेरा करियर, मेरी लव लाइफ। बट ये साल का शुरुआत ही इस तरीके से हुई थी कि ग्लोबली एक वर्ल्ड लेवल पे जो जो चीज़ें हो रही थी उस सब का इम्पैक्ट लोगों ने इस बारी अपनी लाइफ में होते हुए देखा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं इस साल पे। जो अलायंसेस पहले ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी वो सारी अलायंसेस चेंज होती हुई दिख रही हैं। इंडिया और यूएस में सडनली टेंशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी मेंशन किया कि टैरिफ्स के रिलेटेड आ रही हैं। तो क्या ये वाली बातें भी एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट कर पाती है? क्या ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं कन्वे होती हैं कि ऐसा कुछ होना था और इसीलिए शायद ऐसी चीज़ें हो रही हैं? हमेशा होता है। जब भी सैटर्न पाइसेस में आता है, पास्ट में सारे चार्ट उठा के देख लीजिए, यूएस इंडिया की स्ट्रगल हमेशा होती है। तो ये पैटर्न्स होते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो एस्ट्रोलॉजी की एक डोमेन होती है जिसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वो सिर्फ डील ही इस पे करती है कि देश दुनिया में क्या होगा, कब समुद्र में सुनामी आएगी, कब बाढ़ आएगी, कब
चक्रवात आएंगे, इस तरह के जो ऐसे इवेंट हैं जो कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी बात इसमें की जाती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो और एक कॉन्सेप्ट और होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसे हम देश काल पात्र कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका जन्म 96 में हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 1980 में हुआ हो, सेम डेट पे सेम टाइम में वो इंडिया में पैदा हुआ, और वही व्यक्ति सेम डेट सेम टाइम में अमेरिका में पैदा हुआ। दोनों में आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा चेंज है, जबकि उनकी कुंडली हो सकता है सेम बनी हो। क्यों? क्योंकि देश बदल गया। देश बदल गया तो आपकी वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो बदल जाती है। जैसे कि जो भी व्यक्ति नॉर्वे या स्वीडन में रहते हैं, इनकी कुंडली में अगर गरीब या फिर बैंकरप्ट होने का भी योग होगा तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सरकार ही आप बेरोजगारों को पैसा देती है, ठीक है। तो वहाँ पे देश बदल गया। उसके बाद होता है काल, समय, जो मैंने आपको बताया कि किस टाइम पीरियड में आप पैदा हुए। जैसे हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी या उनसे पहले की जो जनरेशन थी, ये देश गरीब था उस समय जब आज़ादी के लोग आए, तो उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं देख पाए। उनके लिए बस 3 ही चीज़ें थी जो नेहरू जी ने कही थी, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। उनके लिए वही इंपॉर्टेंट बन गया। आज हमारे लिए जो 2025 में हम आके बैठे हुए हैं, जो 2000 के बच्चे हैं जो भी आ रहे हैं, इनके लिए अब एक लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। अब इनके लिए इनको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यस, आप किस काल में पैदा हुए उससे भी आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आएंगे वो बदल जाता है। थर्ड चीज़ होती पात्र, यानी कि आप किस परिवार में पैदा हुए, किस तरह के लोग आपको आसपास मिलेंगे। एक उसी डेट उसी टाइम पे उसी वक्त एक रिक्शे वाले के घर में बच्चा पैदा होता है, और वहीं पर एक बिजनेसमैन की फैमिली में बच्चा पैदा होता है। दोनों की कुंडली सेम मिलेगी पर भाग्य अलग मिलेगा आपको, क्योंकि एक को यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसे खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही आगे बढ़ना है। वहीं पर दूसरे को सपोर्ट करने वाले, बचाने वाले, संवारने वाले कई सारे लोग मिल जाएंगे। तो देश, काल, पात्र, ये 3 चीज़ें ज्योतिष में बोली जाती हैं जो कि इंसान की कुंडली को अपलिफ्ट करेंगी या फिर उसे एवरेज रख देंगी या फिर उसे खत्म कर देगी। तो यस, और जो आपने पहला सवाल पूछा था कि देश दुनिया में जो इवेंट्स होते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, करेंगे ही। इसीलिए लोग देश छोड़कर भी जाते हैं ताकि उनको लाइफ बेहतर मिल जाए, टैक्स कम देना पड़े। यस, होता है। इसीलिए काफ़ी सारे HNI जैसे दुबई भी शिफ्ट हो रहे हैं या फिर सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तो आप देखते जाइए कितने ज़्यादा शिफ्ट होंगे। सही में यस, ये ट्रेंड बहुत बढ़ने वाला है, और लोगों को गिल्ट नहीं होगा इस बात पे कि हम हिंदी, हिंदुस्तान, ऐसा नहीं होगा। लोगों को आगे यार हम पैदा हुए हैं, हमें 70-75 साल की उम्र की ज़िंदगी मिली हुई है, देशभक्ति हम करेंगे तो यार इस देश में तो करप्शन है, ये है, वो है, पॉलिटिकल, यहाँ पे इतना सब कुछ होता रहता है। लेट्स मूव दुबई, लेट्स मूव फॉरेन, लेट्स मूव यूरोप। ये ट्रेंड बहुत बढ़ने वाला है। अभी आप देखते जाइए 5 साल के अंदर यहाँ पे बच्चा यही कहेगा कि मम्मी बस 12वीं यहाँ पे कर ली, अब बाहर जाके सीधे बाहर जाना है, वहाँ जाओ। मम्मी पापा खुद कहेंगे बेटा हम भी चलने तुम्हारे साथ, ठीक है। अरे वाह। तो अभी जैसे बहुत टाइम तक ना इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने काफ़ी खास नहीं थे, बट अभी मोदी जी एक समिट अटेंड करके आए हैं शंघाई में, और उस समिट के बाद ऐसा सा लग रहा है कि शायद चाइना और इंडिया के बीच में एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं आपसे इसकी बैकिंग पूछूं, कैन इंडिया ट्रस्ट चाइना? ये मजबूरी की दोस्ती है। मजबूरी की दोस्तियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे देशों के बीच में हो। अगर अभी US के ये ना हो रहा होता तो ये दोस्ती नहीं हो रही होती। तो ये मजबूरी की दोस्ती है, और दोनों को जो देश हैं इनके चार्ट्स मिलते नहीं, कभी नहीं मिले। 1962 से आप देख लीजिए कि ये देश कभी मिल नहीं सकते। आपका पड़ोसी आपका सबसे बड़ा विरोधी होता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे कि आपको सबसे ज़्यादा खुश अपने पड़ोसी को रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका सुकून डिसाइड करते हैं कि आप कितने सुकून से जीवन जियोगे। तो आप जो अभी देख रहे हो ना, चाइना और भारत, इनके बीच में बहुत दोस्ती हो रही, ज़्यादा दिन टिकेगी भी नहीं, ठीक है। ये मतलब की दोस्ती है, जब तक मतलब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप इवन अगले साल ही आप कुछ देखोगे कि ड्रिफ्ट हो गया इंडिया चाइना में फिर से एक बार, ठीक है। सो ये दोस्ती नहीं ज़्यादा टिकने वाली। और इंडिया और पाकिस्तान का, जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो एक ऐसी मोमेंट थी शायद जो जिन लोगों ने विटनेस करी है इंडिया में, वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा मिशन, वो पूरी मोमेंट और वो पूरा माहौल, उसने सारे लोगों को इतना दहला सा दिया था, राइट। वो एक चीज़ है जो बैठ चुकी है मेमोरी में। एक बात ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये जैसे थ्रेट ऑफ वॉर तो आपने प्रिडिक्ट किया ही था, बट इज दिस गोइंग टू गो ऑन, या फिर यहाँ पे इस वक्त फुल स्टॉप लग चुका है? जैसे मैंने कहा था ना कि राजा साहब आ रहे हैं, ठीक है, द रूथलेस किंग इज कमिंग, एंड ये नंबर 1 से रिप्रेजेंट होने वाला है 2026 आपका, और ये सूर्य का साल होने वाला है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है न्यूनेस को, नई बिगनिंग को, नए तरीकों को,
ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बाद में तो आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन जो पाकिस्तान का सवाल है, या पाकिस्तान हो या यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, अब लड़ाइयाँ जैसी चलती थी वैसी नहीं चलेंगी, वो ज़माने ख़त्म हो गए, ठीक है। कि जब आर्मी इधर जा रही है, मिसाइल इधर मार रही है, अब वो ज़माने ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएंगे। अब वॉर का नया नया रूप आप देखोगे वॉर का, जिसमें आप तस्करी देखोगे, ड्रग अब्यूज़ देखोगे, ड्रग ट्रैफिकिंग देखोगे, प्लस साइबर अटैक देखोगे, आप कई सारे ऐसी चीज़ें देखोगे जो कि यार जैसे फाइनेंशियल, अब लोग आपकी इकोनॉमी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वही सबसे बड़ी वॉर है। अब लोग ऐसा एक एजेंडा फैलाएंगे देश के अंदर कि देश का यूथ ही खड़ा हो जाएगा अपनी सरकार के लिए प्रोटेस्ट करने का, जिसे हम सिविल वॉर वाली जो पोजीशन कहते हैं वो क्रिएट होने वाली है। सो अब लड़ाइयाँ अभी भी होंगी, इंडिया को रेडी रहना चाहिए। बहुत अच्छा साल नहीं जाने वाला इंडिया के लिए, मुझे कहते हुए बुरा भी लगता है ये बात, लेकिन लड़ाइयों के रूप बदलेंगे और एक नए तरीके का वॉरफेयर अब आप देखोगे आने वाले सालों में। एंड आई थिंक इसके कुछ कुछ ना हमने रेमिनेंट्स अभी भी देखे, इस साल भी विटनेस करे, जब साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ हम गया। ना बात करते हैं कि 1 जनवरी से ही 2026 काम करने लग जाएगा, नहीं। ये जो एनर्जी है वो कभी कभी 1 महीने 2 महीने पहले भी आप फील करने लग जाते हो। जैसे सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था इस साल मार्च में, पर लोग उसके इफेक्ट फरवरी से देख रहे थे। धीरे 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 वो अपने आहड़ों आता है ना, कोई जैसे मोदी जी भी आएंगे ना, तो उनके आने से पहले उनके जो बॉडी गार्ड हैं वो पहले आ जाएंगे, वो ऑरा वो क्या बोलते पहले हैं, आ जाएगा पहले उनसे। फील होने लग जाता है। तो जब ऐसे बड़े बड़े प्लेनेट जब हिलते हैं ना, तो अपना ऑरा ऐसे बता देते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 जनवरी आ गया, 2026 आ गया, अब ये शुरू होगा, ऐसा किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में नहीं होता। वो 10-15 दिन 1-2 महीने पहले आप उसको थोड़ा थोड़ा उसको फील करने लग जाते हो। और अब जब आपने मोदी जी की बात कर ही दी है, तो मैं मोदी जी के बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पहले तो आपको उनको देख के क्या ऐसा लगता है कि उनके लिए आगे आने वाले कुछ साल कैसे जाने वाले हैं? एक तो मोदी जी एज अ पर्सन और एक मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो मैं थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे दूंगा। मैं मानता हूँ मोदी जी एक बहुत अच्छे इल्यूजनिस्ट हैं, ओके। या फिर परसेप्शन क्रिएट करने में बहुत माहिर है। या तो वो है, या तो उनके आसपास जो नंबर 4 के अमित शाह है वो कर रहे हैं ये चीज़। और उनका राहु बहुत पावरफुल है। मोदी जी की सारी फेम या पावर मैं कहूँगा 2 प्लेनेट पे डिपेंड करती है, एक सैटर्न और एक राहु पे। उनका सैटर्न बहुत पावरफुल है, सेकंड उनका राहु तो मुझे लगता है कि एक्चुअली में जिसने उनको बहुत ग्रेट सक्सेस दी है वो राहु है। राहु रिप्रेजेंट करता है परसेप्शन को, ठीक है। जैसे मैं अपनी जेब से अभी एक स्टोन निकालूं और आपको दूं और कह दूं कि ये स्टोन ना अमिताभ बच्चन ने मुझको दिया था, ठीक है। और जब जब ये स्टोन उनके पास रहा, वो बहुत अमीर हुए, उन्हें बहुत मूवीज़ मिली, केबीसी इसी वजह से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और फिर मैं अभी ये आपको दूं तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार बात है। कुछ तो आते हैं, मैं इसको रखूंगी, घर के मंदिर में रख दूंगी। ये परसेप्शन है। भले मैं वो गिट्टी उठा के लाया हूँ सड़क से आपके लिए, परसेप्शन इज़ मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो आप, मुझे मोदी जी में ये बात बड़ी खास लगती है कि वो अपना ऑरा सेट करने में या बहुत तो वो माहिर माहिर है। हैं, या तो उनके पास जो टीम है, जो होम मिनिस्टर ने देश के, वो माहिर हैं। क्योंकि मोदी जी खुद नंबर 8 के हैं सैटर्न के, और उनके जो साथी हैं वो नंबर 4 के हैं, जो सेकंड उनके माने जाएंगे अमित शाह जी। सो ये दोनों भाई, दोनों तबाही वाला केस है, ठीक है। सो ही इज़ अ ग्रेट इल्यूजनिस्ट, ही इज़ अ ग्रेट परसेप्शन आर्टिस्ट। और ये बात, अब इसको निगेटिव वे में आप मत ले जाइएगा, ये कला है, ठीक है। ये सारे बिजनेस करते हैं। आप जो मार्केटिंग देखते हो ना कि ग्रीन टी पियोगे तो पेट कम हो जाएगा आपका, ये परसेप्शन बनाया गया है। आज से पहले जो फीमेल ना 1980 की, 1905 की या 1925 की बात है, ये फीमेल्स कभी वैक्सिंग नहीं करते थे, वो नॉर्मल हुआ करता था, ठीक है। वो एकदम ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। फिर जिलेट आता है, ठीक है। जिलेट कहता ओ यू, ये तो बहुत ऐसा डर्टी सा है, ये तो हटाओ इसको। ये परसेप्शन क्रिएट किया। वो अब ऐसा बन गया कि अब तो बच्चे भी कहते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो जो अपने अंडर आर्म्स के बालों को देखेंगी या पैरों के बालों को देखेंगी, तो उन्हें ईव वाली फीलिंग आएगी, जबकि कुदरत ने आपको पहले से दिया होगा, किसी कारण से दिया होगा, ठीक है। तो ये सब परसेप्शन है, ये राहु का खेल होता है कि हम परसेप्शन ऐसा क्रिएट करेंगे कि बस हम हैं, बाकी सब पानी कम है। और ये बात तो एकदम सही बोली, उनकी है भी, उनकी वाइब ही ऐसी है। वो चाहे किसी रूम में जाए, या चाहे किसी समिट में जाए, या फिर चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में जाए, पता लगता है कि हाँ मोदी कोई जी को बैठा आप है। और मैं जानते ही नहीं एक्चुअली ना, हमें जो दिखाया जाता है हम वही तो जानते हैं, ठीक है। यही तो परसेप्शन होता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप वही सच मानने लग जाते हो कि यही सच होगा, ठीक है। इसी को तो इल्यूजन कहते हैं कि आप जो मान रहे हो कि यही सच है, एक्चुअली में वो सच नहीं है। जैसे मैं नंबर 4 वालों को कहता हूँ ना कि आप ना बार बार इल्यूजन में फंसोगे, राहु का नंबर है ना, तो आप बार बार इल्यूजन में फंसोगे। या जिनके लगन में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा, आप बार बार इल्यूजन में फंसोगे। इल्यूजन में फंसने का सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरी वाली अलग है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मेरी वाली अलग है। आपके दोस्त आएंगे, आपके यार आएंगे, आपके घर वाले आएंगे, कहेंगे अरे भैया तुम्हारी वाली वैसी ऐसी सबकी होती है, मेरी वाली तो अलग है। यही भ्रम होता है। जब भी इंसान भ्रमित होता है तो उसे पता नहीं चलता है कि मैं भ्रमित हूँ, मैं इल्यूजन में हूँ, मैं भ्रम में हूँ। पता चल जाए तो काहे बात का भ्रम, है ना। तो ये राहु की खासियत है। और राहु जिसका स्ट्रांग है,
जिस जिसका राहु पावरफुल है वो अब बहुत राइज करने वाले हैं, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। राहु ही एक कलयुग में मैं कहूँगा, और अब जो एरा आने वाला है राहु ही सबसे ज़्यादा वेल्थ देगा। शनि देगा पहले तो, फिर सेकंड नंबर पे जो आपको, इसे कलयुग का राजा बोलते हैं लाल किताब में, पता है कि कलयुग में अगर किसी को बहुत बड़ा बनना है, चाहे वो पॉलिटिशियन बनना चाहे, चाहे वो एक्टर बनना चाहे, आप और मैं सलमान खान को भी नहीं जानते, आप और मैं शायद शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये भी नहीं जानना है, पर एक लार्जर देन लाइफ का ऑरा क्रिएट किया गया है कि भाई आएंगे स्क्रीन पर तो भाई के सामने कोई नहीं टिकेगा, ठीक है, ये ऑरा क्रिएट किया जा रहा है। इवन भाई को भी ये बात पता है कि मुझे लार्जर देन लाइफ दिखना है। तो जिन जिन को ये बात पता चल जाएगी कि परसेप्शन कितना ज़रूरी है इस दुनिया में, दे विल रूल, वो रूल करेंगे। और ऐसे में अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि उनका राहु इस साल स्ट्रांग रहेगा या फिर? डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने उनकी कोई पर्सनल कुंडली देखी नहीं, मुझे पता भी नहीं उनकी असली कुंडली क्या होगी, ठीक है, पर मैं एक चीज़ जो मैं अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कुछ बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट देने आपके पॉडकास्ट पे, तो कोई एक बहुत बड़ा लीडर या फिर कोई बहुत बड़ा एक्टर, या तो उसकी डेथ होगी या फिर उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा अगले साल, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ऐसा कुछ देखने को हमें मिलना चाहिए। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के सवाल पे यही बोलूँगा। राइट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऑनेस्टली ऐसे ऐसे शॉकिंग सा पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत सारी रेवलेशंस हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम परसेप्शन ही क्रिएट करना है ना। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आपका भी राहु स्ट्रांग है। वैसे राहु स्ट्रांग करने की कोई टेक्निक्स होती हैं? जैसे एक इंसान को पता नहीं कि उनका वो राहु से रूल होते हैं या नहीं, बट उनको स्ट्रांग करने की अगर मन है तो। राहु स्ट्रांग कैसे है? अगर आप अपना, जैसे मैंने एक ऐप बनाया जो कि सबके लिए फ्री है, ठीक है, आप एंड्रॉयड iOS यूज़ करो, उसका नाम है हॉरोकॉस्मो। आप जाइए उसमें अपनी कुंडली बनाइए, उसमें आपकी कुंडली भी फ्री में लिख के आ जाएगी उसमें। फिर आपको बस ये देखना है कि राहु जहाँ पर भी लिखा है, क्या वहाँ पे, क्या या तो वो छठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 11वें घर में बैठ जाए, या फिर राहु आपका तीसरे घर में। ये 4 हाउसेस में अगर आपका राहु बैठा हुआ है, देन यू हैव अ स्ट्रांग राहु, ठीक है। सब जगह अलग अलग इफेक्ट देगी। जैसे एलन मस्क का 11th हाउस में है, ठीक है, तो 11th हाउस में राहु बहुत पैसे देता है, धन देता है, और वो दिख भी रहा है, वो लाभ का हाउस होता है। तो ऐसे लोग ऐसे आइडियाज़ पे काम करते हैं जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। 11th हाउस राहु में व्यक्ति जो विजन करता है, जो सोचता है, रात में जो सोच के बैठेगा, ये राहु उसको मैनिफेस्ट करता है, उसे सही कर देता है, ठीक है। अब आप सोचो कि आप 11th हाउस का राहु लिए बैठे हो, तो अच्छा सोच रहे हो रात में कि बुरा सोच रहे हो रात में। वहीं पे जो छठे घर का राहु है, जो मोदी जी का भी है, ठीक है, ये आपके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाए, आपको गिरने नहीं देता। शर्त बस एक है कि आप लड़ाई करने खुद नहीं जाओगे। जिनका राहु छठे घर में है या फिर कन्या राशि में राहु बैठा हुआ है, राहु कहता है कि तुम्हारा जो शत्रु है मैं उसे टिकने नहीं दूंगा, शर्त बस ये है कि तुम पलट के जवाब मत देना। आप देखना, मणिपुर का केस हो चाहे जो भी केस हो, लोगों ने कितने आरोप लगा दिए, अभी वोट चोरी का, वोट स्कैम चल रहा है, सब आरोप, मोदी जी जवाब ही नहीं देते, लड़ने ही नहीं जाते किसी से, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। कभी कभी संसद में आएंगे, एक रिप्लाई दे देंगे, वो ज़्यादा किसी से फाइट नहीं कर रहे हैं। जितना राहुल गांधी एफर्ट मारते हैं, ठीक है, उतना वो फाइट नहीं करते। क्योंकि अगर राहु छठे घर में बैठा है आपका, और आप कहोगे नहीं मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, तो राहु कहेगा तुम खुद कर लो, तुमसे हो रहा है तो तुम ही कर लो, फिर मेरा क्या काम है, ठीक है। वहीं पे जो थर्ड हाउस राहु है, ये इनको ज़्यादा पावरफुल बनाता है इनकी मेहनत से। थर्ड हाउस और 10th हाउस को भी मैं इसमें डाल दूंगा। ये अब बहुत मेहनती मिलेंगे आपको, और मार्केटिंग के तो क्या गजब एक्सपर्ट मिलते हैं आपके। हो किसी का राहु थर्ड हाउस में, मार्केटिंग, भले वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ना हो, उसके आइडियाज़ आप कभी कभी सुनना, उसको मार्केटिंग का कोर बाय डिफॉल्ट आता है थर्ड हाउस राहु को। और 10th हाउस राहु तो पॉलिटिशियन बनने के लिए, या फिर हम कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति जितनी हार्डवर्क कर सकता है उतना कोई और हार्डवर्क कर नहीं सकता। 8वें घर का जो राहु होता है, 8th हाउस राहु, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ या साधना की तरफ या तंत्र की तरफ नहीं जाएंगे तो ये राहु काम नहीं करेगा। 8वें घर के राहु के घर में जहाँ जाएगा सीलन आ जाती है। वो राहु का अगर आपको लगे ना मेरे घर का, जैसे वास्तु भी होता है ना, मेरे घर का राहु ठीक है या नहीं ठीक है, बस देखिए आपके घर में सीलन बेवजह तो नहीं आ रही है। तो जिनका राहु 8वें में है, अभी वो बताएंगे, जो लोग चेक कर पाएंगे, उनके घर में सीलन आ जाती है, बेवजह आती है। वो घर अगर चेंज करके कहीं और जाएंगे, वो सीलन लेकर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, आएगी। राहु 8वें में आपके सामने कोई टिक नहीं पाता, ठीक है, आपके सामना जो करने आएगा, जो अपोनेंट आपका आएगा, वो टिक नहीं पाएगा वहाँ पे। इसलिए आप देखो, राहु 8वें वालों के सामने जो रहता है उसकी लाइफ खराब होती है। या तो कोई रहता नहीं, खाली प्लॉट मिलेगा, लंबी सी रोड मिलेगी, गार्डन मिलेगा, पार्क मिलेगा, या तो इनके सामने कोई रहेगा नहीं राहु 8वें में। या फिर अगर कोई रह रहा है तो उसमें उनको बच्चे से इशू होगा, स्पेशली मेल चाइल्ड से इशू होगा, और या फिर वहाँ पर रहने वाली फैमिली की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके सामने किसी को टिकना ही नहीं है। लेकिन ये सब तब एक्टिव होगा जब अपने आप को आप 8वें घर से जोड़ोगे, विच इज़ चैरिटी, विच इज़ अकल्ट, विच इज़ साधना, विच इज़ स्पिरिचुअलिज्म। वाओ,
मैं जब भी आपके सामने बैठती हूँ और मैं जब भी आपकी बातें सुनती हूँ, मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट होती हूँ बिकॉज एक पूरी दुनिया है ये जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और वो जितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं ना कि यार ये चीज़ हो तो गई बट समझ नहीं आया कि इसके पीछे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन आई थिंक ऐसे लोगों से बात करके या फिर अकल्ट साइंसेज में मिलती है, और फिर वो एक अलग टाइप का सुकून भी मिलता है। आप मुलांग साथ हो ना, तो हाँ आपको जी। ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। और मैं अभी बोल दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल आप सीखने भी चले जाओगे, आप ज़रूर सीखोगे इसको, ठीक है। और जो भी मुलांग साथ के लोग हैं, यानी कि जो 16, 25 या 7 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करके नंबर 7 आता, आज नहीं तो कल आप अकल्ट सीखोगे सीखोगे, ये मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को भी लग रहा है कि मैं सीखूंगी ज़रूर। बिकॉज इनको फैसिनेट करता है। केतु के पास उसकी आंखें नहीं है, उसके पास सिर्फ इतना पार्ट है, वो तलवारें चलाता रहता है। अच्छा, वो केतु इज ऑल्सो अ वॉरियर लाइक मंगल, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा लुल्लुपुल टाइप का प्लेनेट है, वो बहुत पावरफुल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वेरी फायरी। मंगल को भी हरा देने वाली आग केतु के अंदर होती है, ठीक है। पर क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों को देखता है जिसको आंखें नहीं देख पाती हैं। आंखों से जो चीज़ें दिखती नहीं, इसका इंटरेस्ट वहाँ पर जाता है। इसीलिए केतु ये कहता है आपसे कि ना, मैं ना, तुम जो कुछ हो सकते थे, जैसे मल्टीवर्स की थ्योरी आपने सुनी होगी, तो जैसे आप हैं साधिका जी, ठीक है, किसी यूनिवर्स में, मल्टी यूनिवर्स में आप एक बहुत बड़े एक्ट्रेस रहे होगे, ठीक है। किसी में आप बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन रही होगी, किसी में आप एक मिडिल क्लास फैमिली में ही पूरी जिंदगी काट दी होगी। इस यूनिवर्स में आप एक अच्छे वोकल या फिर एक ओरेटर हो, या एक पॉडकास्टर हो, या फिर एक आर्टिस्ट हो, ठीक है। तो आपने जितने भी जीवन जिए हैं, केतु ये सब एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है। तो आपकी कुंडली में केतु जहां पर भी बैठेगा, वहां कहेगा भैया कुछ नहीं मिलता इससे, ये सब उस जिंदगी में देख लिया था मैंने, ठीक है। देयर इज नथिंग डिटैचमेंट। वो वहाँ से आपको डिटैच कर देगा, वहाँ से वो अलग करेगा। और जिस दिन तक आप डिटैच नहीं होगे ना, उस दिन तक परेशान रहोगे, ठीक है। जिनका केतु छठे घर में बैठता है ना, अब छठा घर नौकरी है, जिस दिन ये अपनी जॉब छोड़ते हैं उस दिन कहते हैं मोक्ष मिला भाई, अच्छा हुआ। इसीलिए जब मैं कहता हूँ केतु 7th हाउस में है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर केतु 7th हाउस में है, तो ये आपको, जब आप अपने पार्टनर को छोड़ते हो, सुकून मिलता है। अब केतु 7th हाउस में बैठा है, उसका 7th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, जब तक आपका सेपरेशन नहीं होगा, आपका मन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न्स होते हैं जो आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं, बताए गए हैं, समझाए गए हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ केतु 7th हाउस में सबका सेपरेशन हो जाएगा, डरना नहीं, घबराना नहीं। ये इतनी क्लिप काटते हो फिर वायरल करने लग जाते हैं लोग, मैं बहुत डर रहा हूँ। ये एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है इसमें सिर्फ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि ओहो इसने तो गड़बड़ बोल दिया मेरे बारे में। नहीं, कभी भी आपके ऊपर सिर्फ वही बात लागू होगी जो कि आपकी कुंडली में 3 जगह से वेरीफाई हो रही है, ठीक है। और वो 3 जगह कौन सी? 3 जगह मैं बताता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज हम किसी की मैरिज देख रहे हैं, तो 7th हाउस कुंडली में मैरिज का होता है। 7वें घर में केतु बैठा है, 7वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा है, और उसका शुक्र के साथ केतु ट्राइन में आ रहा है। ये 3 टेक्निक्स हो गई कि 3 जगह से मुझे इशारा मिल रहा है कि भाई तुम्हारी मैरिज में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तब जाकर एक एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रेडिक्शन देता है कि अब ये इवेंट आपकी लाइफ में होगा। कहीं सिर्फ एक जगह से दिख रहा है, जो नए नए एस्ट्रोलॉजर बनते हैं ना, उनको थोड़ा सा ऐसे होता है कि एक जगह दिख गया, केतु दिख गया, चलो तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी मुझे बहुत अनुभव के बाद पता चला। पहले मैं भी शायद ऐसा ही था, तो मुझे बहुत अनुभव के बाद ये पता चला कि आपका नौमांश कुंडली, आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें एक ही तरफ जब इशारा करने लग जाती हैं, वो इवेंट आपकी लाइफ में ज़रूर होता है, बहुत पावरफुली होता है। तो ये शायद कुंडली भी आपको बोलती है कि 3 जगह से इसको क्रॉस चेक करो, कहीं ना कहीं लेवल्स होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है, कि वो सिर्फ एक चीज़ को देखकर नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि सूर्य जब छठे घर में बैठे या नेपच्यून 8वें घर में बैठे, तो बॉडी का एक पार्ट कटता है और दूसरा पार्ट लगता है, ठीक है। मेरा सूर्य छठे घर में बैठा है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था क्या कटेगा क्या कटेगा क्या कटेगा, ठीक है। फिर मेरा एक दांत निकाला गया और नकली दांत लगाया गया। फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, ये भी तो वही चीज़ है, ठीक है। ऐसे जब नेपच्यून 8th हाउस में आता है, तो कोई पेट से रिलेटेड कुछ बातों में प्रॉब्लम आती है लोगों को। सो ये अब ये इवेंट लिखा हुआ है, पर ये 3 जगहों से कंफर्म होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, बॉडी पार्ट कटने वाला, इसलिए घबराना नहीं जिनका है, ठीक है। 3 जगहों से कंफर्म होना चाहिए, तब ये इवेंट होगा। जैसे 2025 9 का ईयर था, जो मंगल का साल होता है, राइट। और अगर मेरा जो भाग्यांक है वो मिला के 9 बनता है, ओके। तो शायद इसी वजह से इट एक्सप्लेन्स व्हाई आई वाज सो एंग्री दिस एंटायर मार्स ईयर। रिप्रेजेंट एंगर, मार्स आल्सो रिप्रेजेंट एम्बिशन, ठीक है। तो आपके अंदर एम्बिशन भी बहुत आया होगा कि भैया आप थोड़ी या तो सैलरी बढ़ा दो मेरी, ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे चैनल में चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये भी आपके अंदर एम्बिशन है। मार्स आल्सो रिप्रेजेंट एग्रेशन, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड में आपने ये भी सोचा होगा यार जल्दी चाहिए, लेट बहुत हो रहा है,
ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी अभी BMW खरीदनी है, Impatience, ठीक है। हाँ। तो ये एग्रेशन है कि मुझे जल्दी चाहिए। अच्छा, इसके लिए फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैं सो रही हूँ, आराम से लेटी हुई हूँ, मुझे जल्दी मिल जाए, नहीं, इसके लिए आप कहोगे आपको काम करवाना, मैं काम करके दूंगी, ठीक है, बट मुझे ये चीज़ जल्दी चाहिए। तो मार्स एंगर है, एम्बिशन है और एग्रेशन भी है, Right. और फिटनेस भी है, ठीक फिटनेस भी है, हाँ। बट ये तो मैंने पता है इस साल अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी, बट इसी साल मेरे को इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हुए हैं जो मेरे को अपनी 29 साल की लाइफ में आज तक नहीं हुए। इस साल मेरे को टाइफाइड हुआ और वो 3 महीने चला। एंड और शायद बोला भी गया था कि इस साल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी होंगे। आई थिंक उस वजह से मेरे आसपास भी जितने सारे लोग हैं, आई थिंक इस रूम में भी जितने सारे लोग बैठे हैं, सबकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है इस साल। तो ये साल ही ऐसा था, सिर्फ हमारी तबीयत नहीं, इवन आप देखिए कितने सारे फ्लड आ रहे हैं पंजाब में। आप देखिए बेचारे जो सिख भाई बहन हैं हमारे, वो, मैं कहता हूँ, मैं हम पहले भी पॉडकास्ट में बोला है कि ये देश दो चीज़ों से बचाया गया है, एक शस्त्र, दूसरा शास्त्र। शस्त्र सिख ने उठाए थे, सिख कम्युनिटी ने उठाए थे प्रोटेक्ट करने के लिए, और शास्त्र तो ब्राह्मण पंडित संत महात्माओं ने उनको उठाया था। तो सिख कम्युनिटी के साथ आज थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा पंजाब में, आप जो देख ही रहे हो। तो मेरी गुजारिश है कि आप अगर ये देख रहे हो, जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हो ज़रूर करिएगा। मैं भी जा रहा हूँ अब अगले हफ्ते पंजाब में, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूँगा। और ये साल था ऐसा, काफ़ी मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए, बिज़नेस थोड़े से डाउन हो रहे हैं, ठीक है, हेल्थ ख़राब हो रही है। इवन इस साल आपको कोई ना कोई बैड न्यूज़ ज़रूर मिली होगी कि मेरे चाचा जी के साथ कुछ हो गया, मेरी मौसी जी के साथ कुछ हो गया। तो ये साल था ही ऐसा। और इसके पापा आ रहे हैं अगले साल, ठीक है, डैडी इज कमिंग द नेक्स्ट ईयर। तो इससे भी ज़्यादा पिताजी खतरनाक को होने रिप्रेजेंट वाला करता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पापा आ रहे हैं नेक्स्ट साल। तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हम देख सकते हैं अगले साल। खतरनाक चीज़ें या खराब चीज़ें आपके लिए तब होती हैं जब आप चीज़ों को समझते नहीं हो, या फिर समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप लड़ते हो उससे, आप उससे फाइट करते हो, क्या ऐसा थोड़े हो सकता है। जिस दिन आप चीज़ों को समझ, मेरे लिए अच्छा गया ये साल, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा था मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे पता था कि मार्च से लेकर अगस्त तक मेरा टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न के ऊपर आया हुआ है। मैंने एक पॉडकास्ट नहीं दिया, ठीक है, मैं चुपचाप बैठा रहा अपने घर पे, क्योंकि मुझे पता मैं कुछ भी बोल दूंगा, क्या पता कि कौन सी कंट्रोवर्सी हो जाए, कहाँ घूम जाए बात, अच्छा खासा जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा। तो मैं होल्ड ऑन किया। तो यस, ज्योतिष आपको ये बताता है कब आपको होल्ड ऑन करना है, कब आपको एक्शन लेना है। जिस दिन आप ये पैटर्न समझ जाओगे, जैसे अगले साल का भी पैटर्न अगर आप समझ जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप इवन थ्राइव करोगे ज़्यादा। इस साल भी कई लोगों ने थ्राइव भी किया होगा, लेकिन ओवरऑल जो इस साल का एक ऑरा था वो ऐसा ही था कि हाँ, एनर्जी थोड़ी ये, क्योंकि मैंने आपको लास्ट भी बात बोला था कि ये एंडिंग है, ये पूरा जो 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 रिपोर्ट 8 कार्ड 9, तो ये एंड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउनफॉल ज़रूर होगा कईयों का, जिन्होंने पिछले सालों में काफ़ी मक्कारी करी, काफ़ी लेजीनेस दिखाई या काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट किया। अब एक नया एरा या फिर एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है अगले साल, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। उसको भी अगर आप नहीं समझोगे तो वो साल भी ख़राब चला जाएगा आपका। राइट। तो अब जैसे मैं इंडिया के लोगों की तरफ से अगर आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँ कि जितने भी ये जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं, जितनी भी वॉर लाइक सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो इज़राइल और पैलेस्टाइन की हो, या यूक्रेन और रशिया की हो, या इंडिया और पाकिस्तान की हो, अल्टीमेटली एक जो इंसान है रूट लेवल पे, उसको हर चीज़ में इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो पैसों की वजह से हो, चाहे वो हेल्थ की वजह से हो, सेफ्टी की वजह से हो, या फिर जॉब सिक्योरिटी की वजह से हो। तो बचे कुचे इस साल में और आगे के साल में क्या इस टाइप की या फिर किसी और टाइप की प्रॉब्लम्स एक इंडियन फेस करेगा, या यस, क्या करेगा? इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, चाहे वो कंट्री हो, चाहे अगर ये देश भी किसी चीज़ पे डिपेंड है ना, या अगर आप एज अ ह्यूमन किसी पे डिपेंड हैं, तो आपके लिए गड़बड़ी ही होने वाली है। आपको दबाया ही जाएगा, आपको क्या बोलते हैं उसे, कि डोमिनेट ही किया जाएगा, या फिर आपके मन की बात नहीं होगी। तो हम सबको, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनको सोचना चाहिए कि अब हम सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं। यही की है इस साल के 4 महीनों की भी और अगले पूरे साल की भी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। कल को ये चीज़ नहीं रहेगी, कल को भाई साहब ये कैमरे वाले भैया नहीं रहेंगे मेरे पास, तो मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। मैं इतना कैपेबल हूँ या मैं बन जाऊँगी कि इनके बिना भी मेरा काम चल जाएगा। यही देश को भी सोचना है ऐसे ही, जैसे मोदी जी ने बहुत पहले बोला आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, वो इसी वजह से बोला क्योंकि यही ज़रूरत है इस समय इस देश की भी और लोगों की भी। अब जो एरा आ रहा है, आप देखना आने वाले 5 से 10 सालों में कोई भी सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। वो एरा चला गया कि एक नौकरी है, वो नौकरी मेरी चलती चली जा रही है। अब हर व्यक्ति मल्टीपल इनकम की तरफ जाने ही वाला है। वो थोड़ा सा शेयर मार्केट भी करेंगे, थोड़ा ऑनलाइन कोर्स भी सेल करेंगे, थोड़ा ई कॉमर्स भी सीखेंगे, और थोड़ा सा वो जो जॉब कर रहे हैं उसे भी करते रहेंगे, और पार्ट टाइम कहीं और भी मून लाइटिंग करेंगे, ठीक है। सो ये अब ये समय की डिमांड, ये वक्त की डिमांड, ये प्लानिटरी जो अरेंजमेंट्स बदलने वाली उनकी डिमांड है। आपने मान लिया तो आपका भला है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। सही बात है। और शेयर मार्केट से मेरे को याद आया कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो शेयर मार्केट में पैसा तो लगाते हैं, बट वो
अपनी सूझबूझ से नहीं लगाते हैं, वो समझ से नहीं लगाते हैं, वो हेल्प लेते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी साउंड होना चाहता हूँ अपने पैसे लगाने से पहले। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कैसे मनी मेकिंग में हेल्प करती है या कर सकती है, या फिर शायद गलत अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, गलत समझा जाए, तो वो आपको एकदम खाली भी कर सकती है। $1 मिलियन क्वेश्चन, ठीक है। लिटरली सो मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम एक चार्ट लगाएंगे। सेकंड हाउस को समझना है आपको अपने। आपका सेकंड हाउस आपके पैसे हैं, आपका धन है जो आप अपनी मेहनत से संचित करेंगे। 8th हाउस है वो जो फ्री फंड में मिल जाएगा, जिसके लिए मेहनत नहीं करी, लॉटरी लग गई, कोई गिफ्ट मिल गया आपको, या फिर शादी ऐसी जगह होगी जहाँ बहुत सारा पैसा, तो 8th हाउस है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया, बट उसकी मैं बात नहीं करूँगा। सेकंड हाउस, दूसरा घर जो आपका है, दूसरा घर आपको बताता है कि पैसा कहाँ छुपा हुआ है। प्लस अगर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जोड़ दूँ, जो कि एक जनरल एक कॉमन रेमेडी हो जाएगी सबके लिए, और ये 110% आपको धन दिलाएगी, पैसे दिलाएगी, क्योंकि ये प्लेनेट आपको मजबूर है पैसा देने में। मतलब कुदरत ने उसको मजबूर बनाया कि इस व्यक्ति को इसी ग्रह से पैसा मिलेगा। कौन सा प्लेनेट है वो? सेकंड हाउस का जो भी लॉर्ड है वो जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो मालिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोलूँगा, सेकंड हाउस देखिए, उसमें जो राशि है 1 से लेकर 12 तक कुछ नंबर लिखे होंगे, उनके मालिक होते हैं, हम स्क्रीन पे लगा देंगे। जैसे आपने हॉरोकॉस्मो ऐप खोला या कोई भी ऐप खोला आपने, उसमें पता चलेगा ये प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। हम 12/9/12 की बात करते हैं साधिका जी, और 12/9/12 यानी हाउसेज, राशियाँ और प्लेनेट। इसके आगे की जो जर्नी है वो नक्षत्रों पे होती है, और उसके आगे की जर्नी डिविजनल चार्ट्स में होती है। तो ज्योतिष बहुत वास्ट है, हम इसको बस राशियों तक समझ के भूल जाते हैं। तो नक्षत्र में जिसमें बैठा, लेट्स सपोज ये बैठा सद्भिक्षा नक्षत्र में, तो उसका मालिक है राहु। राहु मजबूर है आपको पैसा देने के लिए। लेट्स सपोज ये बैठा अश्विनी नक्षत्र में, तो उसका मालिक है केतु। केतु मजबूर है आपको पैसा देने के लिए। तो हमें ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, अब मजबूर से क्या मतलब है, अगर आप उस प्लेनेट का काम करने लग जाओ या उस प्लेनेट से रिलेटेड डाइटी की पूजा करने लग जाओ, तो आपके पास धन आता है, आपके पास पैसा आता है। 6 महीने करके देखिए और अगले पॉडकास्ट में थैंक यू बोलिएगा। अरे वाह, ठीक है, ये पहली टेक। एक और आपके लिए बताता हूँ उपाय। शेयर मार्केट की आपने बात करी ना, मैंने आज तक कभी भी शेयर मार्केट को बताया ही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता था कि एस्ट्रोलॉजी को शेयर मार्केट में जोड़ा कैसे जाता है। पहले तो मैं बहुत ऐसा था कि यार हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल कैसे है। फिर मुझे कुछ टीचर्स ऐसे मिले जो कि ये चीज़ पढ़ाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, वो कभी कभी तुक्के जैसा लगता था, कभी कभी फिट हो जाता था। पिछले कई सालों से मतलब है कि लगभग 2 सालों से मैं सीख रहा हूँ कि शेयर मार्केट और एस्ट्रोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए, लिंक किया जाए। अभी भी मैं उसमें माहिर नहीं हुआ, जब तक होऊंगा नहीं तब तक किसी को पढ़ा नहीं सकता मैं। पर एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि सबसे ज़्यादा पैसा एक टाइम में बनता है, एक मुहूर्त में बनता है। ठीक है, वो मुहूर्त कौन सा है, ये भी एक रेमेडी के तौर पे भी आप ले सकते हो, गाइडेंस के तौर पे ले सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, 11वां घर जो होता है वो लाभ भाव होता है, वो आपके जो प्रॉफिट होंगे उनको बताता है। शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट करने तो जा रहे हो। 11वें घर का जो मालिक है वो उस प्लेनेट के होरा एक चीज़ होती है। जैसे कि आपने कभी सोचा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है? ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही क्यों आता है और वेडनेसडे ही क्यों आता है? तो ये जितने भी ये सारे प्लैनेट्स के नाम हैं, 7 प्लैनेट्स के जो हमें रियल में दिखाई देते हैं, ये उनके नाम हैं। तो होरा एक सिस्टम होता है जिसमें कि ये जब दिन शुरू हुआ तो पहला घंटा कौन सा प्लैनेट रूल करेगा। तो जिस दिन सूर्य रूल करता है उसे हम संडे कहते हैं। जिस दिन पहला घंटा मंडे सोमवार यानी कि चंद्रमा रूल करता है पहले घंटे को, पूरा दिन मंडे को सोमवार बोल दिया जाता है उसे। ऐसे ही जब पहला घंटा शनि रूल करते हैं तो पूरा दिन शनिवार होता है। और ये पैटर्न है, ये साइकिल है जो चलती रहती है। अब आपको और हर 2-2 घंटे में ये होरे बदलते रहते हैं, कभी 1 घंटे में बदल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रह रहे हैं। जैसे अमेरिका वाले के लिए अलग होगा और यहाँ कानपुर में बैठे के लिए अलग होगा, इवन बेंगलोर के लिए अलग होगा और मुंबई के लिए अलग होगा होरा। 11वें घर के मालिक जो भी है मालिक, उस प्लेनेट के होरा में आप ट्रेडिंग करिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ी वास्तु की आज आपको बात बताऊँगा। जो इच्छा पूर्ति की दिशा है कि किस दिशा में इच्छा पूर्ति होती है या हमारी मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा काम करती है, वो डायरेक्शन वेस्ट होती है। अब आपको घर के बाहर वेस्ट नहीं देखना है या आपके बाथरूम में बैठ के वेस्ट नहीं देखना है, जहाँ पे ये पॉडकास्ट देख रहे हो शुरू कर दो। ठीक है, कोई कमेंट करेगा आपको कैसे पता। ठीक है, आप अपने घर के सेंटर, थोड़ा सा अंदाजा लगे, जैसे ये टेबल है इसका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे खड़े होइए, अपने फ़ोन में कंपास खोलिए और देखिए कि आपका एग्जैक्टली वेस्ट कहाँ आता है। वेस्ट की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है आपकी इच्छा पूर्ति की। अब जिनके वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है उस घर में जो रहेगा उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। हर व्यक्ति यही सोचेगा यार जो चाह रहा है वो हो ही नहीं रहा है, ना प्रमोशन हो रहा है, बच्चे सोचेंगे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, हाउसवाइफ सोचेगी कि यार पति प्यार नहीं कर रहा है, इन लॉज। तो सबके डिज़ायर टॉयलेट, इसलिए टॉयलेट की रेमेडी करनी पड़ती है फिर वास्तु में। वहाँ पर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप भी चाह रहे हैं कि आपका ट्रेड सेट हो जाए, आपकी भी कुछ इच्छा है, आप भी
आपकी डिज़ायर है तो ट्रेडिंग करनी चाहिए वेस्ट में बैठ के या वेस्ट जोन में बैठ कर अपने घर के और वेस्ट की तरफ फेस करके, प्लस इस होरा में जो मैंने बताया 11th हाउस लॉर्ड के होरा में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें, ठीक है। वाओ। एंड शायद इसीलिए मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि वो बोलते हैं कि जब भी कोई नई गाड़ी खरीद रहे होते हैं, नया घर खरीद रहे होते हैं, नई कोई भी नया बिजनेस भी शुरू कर रहे होते हैं, तो वो लोग मुहूर्त को बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि एक सही मुहूर्त होना चाहिए गाड़ी खरीदने का भी, और वास्तु के अकॉर्डिंगली अब पंडित जी से अपना घर भी एक बार दिखवाने का, ये सेट करने का कि बेड कौन सी तरफ होना चाहिए, किचन कौन सी तरफ होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी। तो मुहूर्त का कितना ज़्यादा मूल्य होता है? बहुत ज़्यादा मूल्य होता है मुहूर्त का। इवन हमारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है, जो चीज़ लिखी हुई कि लेट्स सपोज किसी की शादी नहीं चलने वाली, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सेपरेशन हो जाएगा या फिर इसकी लव लाइफ नहीं है, अच्छे मुहूर्त में अगर विवाह कर लिया आपने तो कुछ नहीं होगा। जो चीज़ अच्छे मुहूर्त पे शुरू की जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया में क्यों लोग सोना खरीद रहे हैं दबा के। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि सूर्य भी अपने एक्सॉल्टेड पॉइंट पे होता है और चंद्रमा भी अपने एक्सॉल्टेड पॉइंट पे होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप गोल्ड खरीदते हो ताकि आपका वो गोल्ड आपके पास आता रहे, मैनिफेस्ट होता रहे। जो शादियां कराई जाती हैं वो स्थायी नक्षत्रों के अंदर करवाई जाती है ताकि ये शादियां रुकी रहें। अब आप सोचिए कि आप पंडित जी आपको कह रहे हैं कि विवाह का समय हो रहा है, वर को बुलाइए, वर वहाँ पार्टी कर रहा है दोस्तों के साथ, वर कह रहा है चलता रहेगा। इस वजह से भी शादियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। और शादी को लेकर मैं एक चीज़ और बोलूँगा, शादी में कभी भी अपने कबाबी शराबी दोस्तों को मत बुलाइए। ये एक बहुत पवित्र सा एक अनुष्ठान होता है जिसमें जितनी गड़बड़ी आप करोगे उतनी ही गड़बड़ी आपको अपनी मैरिज में देखने को मिलेगी। ऐसा भी होता है? यस, बिल्कुल होगा। ये बाकायदा मुहूर्त, पंडित जी को बुलाइए, संतों को बुलाइए, महात्माओं को बुलाइए शादी के इवेंट में, और वो शादी आप कर लीजिए, चाहे दिन में करिए चाहे रात में करिए, जब भी अच्छा मुहूर्त हो आपका। उसके बाद पार्टी दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी करना है। पर आप सिर्फ, अब तो मैं देख रहा हूँ दूल्हा भी दारू पी के बैठ रहा है। हाँ। ठीक है, दुल्हन भी कह रही है कि वो पेप्सी में थोड़ा सा रम मिला के दे दो, मैं पेप्सी के बहाने पे उसे पीती रहूंगी। आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने ही जो इसी कंट्री के जो रिचुअल्स हैं या परंपराएं उनको खराब कर रहे हो। इसका इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा, आप ही के ऊपर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो विवाह अगर आप कर रहे हो, 3-4 ब्राह्मणों से पूछना पड़े पूछिए, पर एक परफेक्ट मुहूर्त ढूंढ कर लाइए, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी या तो आबाद होगी या तो बर्बाद होगी। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो आपकी लाइफ का, और उसको पूरी साफ सफाई से बनाइए। इवन हमारे जो धर्म है ना, उसमें गर्भधान 16 संस्कार आपको बताए गए ना, उसमें जो गर्भधान जो संस्कार है, यानी कि आप ये पहले के ज़माने में आप देखिए राजा के बेटे ही होते थे ज़्यादातर। हाँ। ठीक है, और ये राजा को पता होता था कि मैं कब कंसीव करने के लिए जाऊंगा तो मेरा बेटा होगा, कब कंसीव करने के जाऊंगा तो मेरी बेटी होगी। आज भी ये बात स्वर विज्ञान में लिखी हुई है कि आप कब किस तरह से कंसीव करोगे, किस दिन पे कंसीव करोगे तो बेटा होगा, किस दिन पे कंसीव करोगे, ये ऑड इवन के ऑर्डर में चलता है। आप अगर मुहूर्त को समझ गए, जो पंचांग का हिस्सा है, कई लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते, पर पंडित जी बता दो गाड़ी कब खरीदें। वो ज्योतिषी तो है, और क्या है वो। तो कोई कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, मुझे एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव नहीं करता, पर दीपावली में कार्तिक पक्ष की अमावस्या को ही मनाऊंगा। वो कहाँ से पता चला? जन्माष्टमी का मुहूर्त कहाँ से पता चलता है आपको? ये सब ज्योतिषी तो बता दो। तो पंचांग देखो, पहले क्या होता था ना, पहले लोग पंचांग पढ़ते थे। पंचांग के 5 अंग होते, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। ठीक है, इससे सब इसका राजा चंद्रमा होता है, चंद्रमा से सब डिसाइड होता था। उसके बाद ज्योतिष पढ़ते थे, तब ज्योतिष ज़्यादा समझ में आता था लोगों को। अभी लोग ज्योतिष पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पे जाते हैं। तो ये एक पैटर्न है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको मुहूर्त का ज्ञान हो गया तो आप अपने फेल होने वाले कामों को भी सफल बना देंगे। एक सिंपल सी, ज़्यादा ज्ञान मार दिया मैंने, पर थोड़ी सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ जो हर कोई यूज़ करे। आपके अंदर 3 नाड़ियाँ होती है, वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती है, पर 3 नाड़ियाँ आपकी ज़्यादा एक्टिव है जो आप उसको पता कर सकते हो। एक होती ईड़ा नाड़ी, एक होती पिंगला, एक होती सुषुम्ना। आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रेल है ये आपकी ईड़ा नाड़ी होती है, ठीक है, और आपका जो राइट नॉस्ट्रेल है ये आपकी पिंगला नाड़ी होती है। मैं इसे लेफ्ट और राइट बोल देता हूँ ईजी होने के लिए। और जब दोनों नॉस्ट्रेल काम कर रही होती है तो हम इसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, जो कि थोड़ा दिन में कभी कभी ही काम करती है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, आप में से या तो आपका लेफ्ट एक्टिव होगा, आपको सांस लेना भी नहीं आता। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि साधिका जी, हमें ना सांस लेना भी नहीं आता। और एक पुस्तक आती है शिव सर्वोदय, उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को सिर्फ सांस लेना सिखाया है, और सांस से सिर्फ अपनी ब्रेथ से चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे की जाती हैं ये सिखाया है। उसके थोड़े ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ऐसे करिए, आपको कुछ एक नॉस्ट्रिल की ज़्यादा हवा आ रही होगी। लेफ्ट है कि राइट है? राइट है, ठीक है। तो आपका सूर्य तत्व एक्टिव है, ठीक है, ये बदलता रहता है दिन में।
ठीक है, पर आपका नहीं बदलेगा। आप अभी 5 घंटे बाद भी करोगे साधिका जी तो भी राइट। तो भी राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन काम 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 सोचते हो, या फिर एम्बिशन एम्बिशन एम्बिशन, या फिर एक्टिव 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 रहना, या फिर ये दुनिया जीत लेनी, जहान जीत लेना, चंद्रमा जीत लेना, ये सोचते हो आप। तो जो लोग भी बहुत बिजी रहते हैं या जिनकी लाइफ में बहुत क्योस है, उनका सूर्य तत्व एक्टिव रहता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है? एक्शन है, राजा साहब है ना, उन्हें काम करना है, दुनिया जीतनी है, तो उनका सूर्य तत्व ज़्यादा एक्टिव रहता है। जो लोग ज़्यादा इमोशनल हैं या शांत है या कूल है, उनका चंद्रमा एक्टिव रहता है, उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है। अब बहुत लेजी और जो लोग जिनको बहुत भूख लगती है ना, उनको हर बार कुछ कुछ खाने को चाहिए, उनका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहता है। वो मोटे भी मिलेंगे आपको, थोड़े से हेल्दी भी मिलेंगे आपको, जिनका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। कायदे से 1-1 घंटे में बदलना चाहिए अपने आप। ये लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जैसे इसको बदलने के भी तरीके बताए गए हैं। ठीक है, कि अगर आप एक तो ये बटन होता है, यहाँ पे दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ जब प्रैक्टिस कर लोगे, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद अपने माइंड को बोलते हो लेफ्ट एक्टिव कर दो, राइट एक्टिव कर दो। क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो तो आपको अपना राइट स्वर एक्टिव करना है, लेकिन जब आप सोने जा रहे हो तो आपको अपना लेफ्ट या चंद्र स्वर एक्टिव करना है। तो ये स्वर विज्ञान है, बहुत पावरफुल है। अब इसकी कुछ टेक्निक जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। पहले तो जब भी आप सुबह उठो, आप चेक करो कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक चल रहा होगा। आपको वही पैर जमीन पे पहली बार रखना है। अच्छा, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, अगर काम ऐसा है कि जहाँ पर आपको आर्गूमेंट करना है, नेगोशिएशन करना है, लड़ाई करनी है, या सामने वाले को डोमिनेट करना है, जैसे एचआर से सैलरी नेगोशिएट करने जा रहे हो आप, तो वहाँ पे आपको डोमिनेट करना है उसको, आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव कर यानी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके राइट पैर बाहर निकलो, तो इस दिन पूरा आप अगर किसी से लड़ाई होगी तो आप ही जीतोगे। ये बात कटती ही नहीं है, ये बात होती ही होती है हमेशा। ये डोमिनेट करना है, विक्ट्री पानी है, कोर्ट केस लड़ने जाना है, आप राइट पैर आगे रखिए और राइट स्वर को एक्टिव करके आप घर से बाहर निकलिए। वहीं पर अगर आपको शांति, सुकून और पीस में पूरा दिन चला, ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले मुझे गाड़ी में, आज मुझे ज़्यादा क्योस नहीं, आज शांति सुकून, तो अपना लेफ्ट स्वर एक्टिव करिए और लेफ्ट पैर बाहर निकालिए और आप घर से बाहर निकलिए। आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आपको लड़ाई झगड़े भी नहीं मिलेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि इसे चेंज करने के तरीके, क्योंकि अभी लोग कहेंगे कैसे बदलना, क्यूरियोसिटी मन में आएगी। तो एक तो आप कर सकते हो कि अगर आपको ये राइट स्वर बंद करना है, तो आप ये इसको यहाँ पे एक बॉल रख लीजिए, स्माइली बॉल नहीं आती है आप वो बॉल रख लीजिए, या फिर घर में कोई स्टील का ग्लास हो तो वो रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, और आराम से लंबी लंबी सांसें लीजिए, चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अपने हाथ से ही बंद कर लीजिए और इस नॉस्ट्रिल से आप लंबी लंबी कम से कम 30-40 बार सांसें लीजिए, ये स्वर बदल जाएगा, ये स्वर खुद ही बदल जाता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आज का दिन कैसा जाना है मेरा। जब भी आप कुछ खरीद रहे हो, आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो चाहते हो आपके पास हमेशा रह जाए, ठीक है, जैसे ज्वेलरी खरीदने गए हो, आप डायमंड खरीदने गए हो, आप चाहते थोड़े बेच दूं, ठीक है, अगर आपका पर्पज़ ये है तो आपको वो चीज़ अपने चंद्र स्वर एक्टिव होने में ही लेनी चाहिए। चंद्र स्वर में जैसे माता होती है ना, माता की गोद में सबको सुकून मिलता है, ऐसे ही जो चीज़ आप चंद्र स्वर में लोगे वो हमेशा आपके पास रह जाएगा। जो चीज़ आप सूर्य स्वर में रहोगे तो आज सोना खरीदा, कल कोई ऐसा कारण बनेगा परसों कि वो चला जाएगा आपके पास से। आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप चाहते हो आपके पास प्रॉपर्टी हमेशा रहे, तो हमेशा प्रॉपर्टी सिग्नेचर करते समय में आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर आप बिल्डर हो, आपको तो बेचनी है, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए उसकी डील करते समय। तो ये स्वर विज्ञान है जो मैंने नहीं बनाया, ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया। इसे आर्ट ऑफ ब्रेथ करके कई सारे लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और ये शिव सर्वोदय की एक किताब आती है, 50-60 रुपए की आती है, आप उसे खरीद के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो उसे। कितनी एक्साइटिंग चीज़ें हैं ये, एंड आई थिंक इसीलिए शायद कितने सारे लोग मेडिटेशन को या फिर ब्रेथ वर्क को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे आप वरदान और श्राप दे सकते हो अगर आप इसको माहिर कर गए आज की डेट में। यस, आप क्या लगता है दुर्वासा ऋषि जब जाते थे उनको गुस्सा आती थी कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कैसे दे देते थे और वो चीज़ हो जाती थी। आप भगवान के वरदान कैसे, इस सब ब्रेथ पे है। तो इसका एक तरीका होता है कि आप अपनी ब्रेथ को, चलो मैं नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है, पर होता है तरीका इसका। ठीक है, कि आप वरदान और श्राप भी दे सकते हो, किसी को जो बोल दोगे वो हो जाएगा, चाहे अच्छा या बुरा। अगर आपने इस कला पे सिर्फ 6 महीने लगते हैं, सिर्फ 6 महीने लगते हैं आपको ये चीज़ सीखने में, करने में, और अगर आपने माहिर कर ली ये बात, जिंदगी आपके हाथों पे चलती है। ये एस्ट्रोलॉजी से ऊपर की बात है, ये ज्योतिष वोतिष सब फेल हो जाता है इसके ऊपर। ये भगवान शिव का ज्ञान है जो उन्होंने हमें दिया है, ये वहाँ पे काम ये तो कुछ डिवाइन चीज़ ही है, उस लेवल की पावर भी होगी फिर इस चीज़ तो हम कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही भगवान हूँ या मेरे अंदर ही ब्रह्म बैठता है। वो बात गलत नहीं, वो बात सच है। आप ही के अंदर ब्रह्म बैठा है, आप इतनी सारी पावरफुल चीज़ें कर सकते हो, बस हमें पता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं, हमें ज्ञान नहीं है। और मेरा जैसे अकल गुरुकुल जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें मेरा मोटिव ही यही है कि मैं हंसी मजाक में, जैसे आप सीख गए ना, थोड़ा बहुत तो सीख गए होगे, क्यूरियोसिटी आ गई, अब आप दौड़ोगे जाके घर पे कि मैं इसको पढ़ूंगी। मेरा बस यही काम है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दूँ, बाकी काम आप खुद कर लोगे।
वाओ, दिस इज़ सो एक्साइटिंग। एंड फिर इसके बाद पता है बहुत सारे लोगों के मन में शायद इस पॉइंट पे पॉडकास्ट में ये वाला क्वेश्चन आएगा कि अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं तो फिर वो जो सारे लोग बोलते हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए बिकॉज चलती तो उनकी है, विल, योर ओन पर्सनल विल वर्सेस एवरीथिंग इज प्लान्ड, वो वाला डिबेट यहाँ पे आ जाता है लोगों को। तो वो समझ नहीं आता कि फिर कितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। बिल्कुल कहूँगा, बहुत साफ शब्दों में मैंने पिछली बार भी कहा था कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, होगा वही जो राम रचि राखा। ठीक है, जैसे कि आज आपने स्वर विज्ञान की बात सुनी, आप नहीं सीख पाओगे अगर आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। आप खूब कोशिश कर लेना, आपको मिलेगा ही नहीं, ना टीचर मिलेगा, ना कोई किताबें मिलेंगी, एक्साइटमेंट आएगी पर आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो होगा वही जो राम रचि राखा, भगवान ने जो सोचा है आपके साथ वही करवाएंगे वो। इसीलिए कहा जाता है कि जस्ट टोटली सरेंडर कर दो या जस्ट गो विद द फ्लो, अनुगच्छति प्रवाहम, यही फीलिंग रखो। इससे क्या, ये बात सुनते ही सुकून मिलता है। पता, जैसे कि आप ना, ये कोई बच्चा है वो ये सोच रहा है ना मेरे 12th में 90% मार्क्स आ जाए, 90, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं बहुत, फिर एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसे एंजाइटी हो रही है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा उसके मन में। लेकिन अगर उसके मन में एक थॉट आ जाए, भाई नहीं भी हुआ तो क्या ही दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, इससे क्या, उसने लेट गो कर दिया, उसने छोड़ दिया कि हो जाए तो ठीक, ना हो तो और ठीक। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भगवान के आपके मन का हो तो ठीक, भगवान के मन का हो तो और ठीक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे सुकून मिलता है लोगों को, शांति मिलती है। आप देखो प्रेमानंद महाराज जी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। मैं तो कभी भी चलाता हूँ, हर चौथी रील प्रेमानंद महाराज जी की होती है। रीज़न क्या है, सिंप्लिसिटी। और उन्होंने इस पूरी दुनिया को ये समझाया कि इतना नहीं भागना दौड़ना है। वो इवन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कोई उपाय कुछ काम नहीं करता। मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं, वो ये बोलते हैं कि कोई ठीक कर दे, पर मैं बोलता हूँ उनसे बड़ा उपाय कोई करता ही नहीं है। और वो उपाय जितना दुनिया को बता रहा हूँ, उससे बड़ा उपाय कोई बता ही नहीं रहा उनको। ठीक है, और प्रेमानंद महाराज जी सबसे बड़ा उपाय करते हैं और सबसे बड़ा उपाय सबको बताते भी हैं, वो राधा नाम जपना है। मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी कुंडली में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी संकट हो, श्री हरि ही कुंडली बदल पाएंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल पाएगा। श्री हरि, राधा रानी, सब वही तो हैं, सब एक ही तो है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपाय करना, तभी भी देखो चल रहे हैं और वही तो सिखा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी के पास लोग क्यों बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं उनसे? सिर्फ इस एक बात से कि वो सिंपल है, वो आसान है, वो सरल है, वो ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये भी एक रीज़न है, शांति, सुकून। ठीक है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि राधा नाम जपते जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो, सब अच्छा ही होगा। मेरे को वो भजन याद आ रहा है जो मेरे पापा बहुत गाते हैं कि राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। मुझे आ रहा है कि करते हो कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कोई भी बड़ा संत महात्मा है या कोई भी बड़ा फेमस है, हम सब साधन हैं, साध्य नहीं हैं। हमें मोहरा बनाया जाता है कुदरत के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, और फिर आपके ज़रिए किसी का काम बनना था, आपके ज़रिए किसी के भला होना था, नाम आपको उसका मिल गया है, पर आपने कुछ नहीं किया। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में यही बोलता हूँ कि लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, मेरे स्टूडेंट 4 महीने में थोड़ा प्रेडिक्ट करना सीख लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है मज़ा आ गया इसके बारे में। एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर अहंकार आ ही जाता है, ईगो आ ही जाती है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी पढ़ाई करते हैं, वो इतने पैटर्न्स, इतनी टेक्निक्स याद करते, तो अहंकार आ ही जाता है। फिर मैं उनको बस एक ही बात बोलता हूँ कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ करने लायक भी नहीं हो, तुमसे होगा भी नहीं कुछ, होगा वही जो तुमसे करवाया जाएगा। तुम्हारा एक निमित्त है जो तुम यहाँ पूरा करने आए हो सकता है किसी का भला होना, हो सकता है कि किसी लड़के की शादी किसी लड़की से आपके बोलने की वजह से होने वाली थी। ठीक है, और उसके बाद उसकी लाइफ बदलने वाली थी। सो आप बस उतने ही हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। और अभी जब आप ये वाली बातें कर रहे थे ना, स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि जैसे लड़के या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे 12th में इतने मार्क्स नहीं आए, और उस टाइम पे सरेंडर वाली चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। बट कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ये ना बहुत मोमेंटरी रिलीफ हो जाता है कि उस मोमेंट में अगर आपने अपने मन को समझा लिया कि होगा वही जो ऊपर वाले ने लिखा है, तो आप बेटर फील करोगे। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस इस लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कामचोर बन जाओ। इस लाइन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपना कर्म करना ही छोड़ दो। ठीक है, आपको एक कर्म करने के लिए भी भेजा गया है, और आप कहते हो कि जब सब वही कर रहे हैं तो मैं कर्म क्यों करूं, काम क्यों करूं? आप मूर्ख हो, आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, आपको अपना कर्म तो करना है और पूरी लगन के साथ कर्म करना है। आपको वही मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, आपको कभी वो नहीं मिलता जिसकी आप इच्छा रखते हैं। ठीक है, आप जो विश कर रहे हैं ना कि ये 10 करोड़ रुपए मिल जाए, काश हो जाए, वो कभी नहीं मिलेगा आपको हमेशा वही मिलेगा जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए आपने फाइट करी थी। तो ये कर्म का मतलब है इतना, वो मत भूल जाना। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इसका कहीं ये मतलब नहीं कि काम चोरी करना शुरू कर दो कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ पर मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा कभी उसका, मैं वेस्ट में बैठ के सिर्फ सोचूंगा कि यस, इवन शेयर मार्केट में मैंने इसीलिए बोल दिया अपने ओन रिस्क पे करना, क्योंकि आपको नॉलेज है नहीं, आपकी उम्र 17-18 साल है और आप कह दो पंडित जी ने 2 उपाय बता दिए, मैं कल अकाउंट बनाऊंगा किसी
उस पे और जाकर फिर ट्रेडिंग करने लग जाऊंगा, मत करना, ठीक है। पहले पढ़ना, लिखना, सीखना, और उसके बाद ये आपका ये सारी जो टिप्स और रेमेडीज होती हैं ना, ये लक के लिए हैं, ये आपका थोड़ा सा लक इंप्रूव कर देती हैं, पर आपकी नॉलेज तो आप ही गेन करोगे, वो आपका कर्म है, वो इसी जन्म में करना है। नहीं करोगे तो फिर से जन्म लोगे, लौट कर आओगे, फिर करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कोई कर्म है जो कर सकते हैं लोग अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी या फिर अपनी डिप्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए या फिर बेटर मैनेज करने के लिए? देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं थोड़े से क्विक फिक्सेस बताता हूँ लोगों को। तो ये क्विक फिक्स है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही, जस्ट रब योर हैंड, इतनी तेज रब करो, इतनी तेज करो कि लाल हो जाए और गर्म हो जाए पूरा, आपको ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगा, ठीक सच्ची है? में? यस, पर मोमेंट्री होगा, ठीक है। आपको लगता है कि भैया बहुत टेंशन हो गई, हाँ क्या करें, अपनी जीभ जो है उसको उल्टा करिए और अपने जो तालू होता है उस पर ज़ोर से प्रेस करिए, ठीक है। उतने 1 मिनट के लिए फिर आपको थॉट आने ही बंद हो जाएंगे, विचार, इसे खींच की मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। आपको विचार आने ही बंद हो जाते हैं, और ये काम करता है, पर टेम्परेरी काम करता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ध्यान लगाना पड़ता है। और देखिए, सबसे ज़्यादा सुकून साधिका जी मिलता है खुद को पहचानने में। जब आप ये ज्योतिष और अंक ज्योतिष कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, खुद को पहचानने में आपकी मदद ही तो कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप खुद को ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार मैं नंबर 2 हूँ, मुझे शांति, सुकून, पीस, इमोशन, सेंसिटिव नेचर मेरा है, मुझे नहीं जाना सेल्स की जॉब में जहाँ पे टारगेट नहीं पूरा करूँगा तो मेरा मैनेजर मुझे घर ही आएगा। जिस दिन आपने बात समझ ली ना, अब आप सुकून से जियोगे। मुझे कोई अच्छी क्यूबिकल की पीसफुल मिल जाए, या कोई आर्टिस्टिक काम मुझे मिल जाए, क्रिएटिव काम मिल जाए, मैं उसको अच्छा करूँगा। अगर आपका भाग्यांक 2 है खास तौर पर, तो ये आपने अपने आप को समझ लिया। वहीं पर जो अगर भाग्यांक 9 है, वो ऐसी जगह चला जाएगा तो उसको नहीं मजा आएगा। उसको तो भैया रूल करना है, ऑर्डर देना है, अपना खुद का काम बनाना है, ये उसका नेचर है, प्रकृति ने उसको ऐसे बनाया है। वो चला जाए ऐसी जॉब में जहाँ पर सब कुछ कोई और बताएगा, हाँ, कोई और बता रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है, पीस से चल रहा है। देखिएगा, नंबर 9 और नंबर 5 अगर आपका भाग्यांक है, यानी डेट ऑफ बर्थ ऐड करके आता है, आपको जब चीज़ें आसान चल रही होती तभी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये चीज़ें इतनी स्मूथ क्यों चल रही है? रिस्क, क्योंकि रिस्क नहीं मिलेगा तो बड़ी चीज़ नहीं होगी मेरी लाइफ में, और मैं तो चाहता हूँ वही चीज़ हो। नंबर 5 वाला मल्टीपल चीज़ें करना चाहता है, नंबर 9 वाला तेज़ी से करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को। तो इनको रिस्क लेना, इनमें मज़ा आता, आनंद आता है। जब स्मूथ हो जाती चीज़ें तब ये बोर हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो आप, ये न्यूमरोलॉजी ने क्या किया, आपको समझा दिया कि आप कैसे हो, ठीक है। जिनका भाग्यांक 7, अब भाग्यांक 7 एक ऐसा भाग्यांक होता है जिसके जो अपने मूलांक को डबल पावर दे देता है। तो हर भाग्यांक की कहानी होती है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ आपको, है ना, तो आपका अच्छा कंटेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी का भाग्यांक 1 है तो ये व्यक्ति इस जन्म में, इस दुनिया में आया है कुछ नया, न्यूनेस लाने के लिए, बिगनिंग करने की। अपने खानदान में वही काम करते हैं जो उनके खानदान में अभी तक हुआ नहीं है। ये एक नएपन को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका भाग्यांक 1 है, ट्रेंड सेटर, यस, ट्रेंड सेटर होते हैं। अपनी आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ से कई सारे लोगों को मोहित करना, उनको अपना फॉलोवर बनाना, और उनको ये समझा देना कि मैं सही हूँ और आप मेरी बात मानोगे तो आप भी सही बन जाओगे और आप आगे होगे। ये नंबर भाग्यांक 1 का यही निमित्त है, वो इसलिए आया है। जिस दिन वो ये नहीं करेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। भाग्यांक 2 की मैंने आपको बात बताई, भाग्यांक 3 की बताता हूँ। इनका जो निमित्त है वो आया है लोगों को हंसाने के लिए, लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए, और खूब सारा चीज़ें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। ये हर चीज़ को छोटा छोटा पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं। इनको अगर इनके जॉब या प्रोफेशन में ज्ञान नहीं मिल रहा है, इनको अपने जॉब प्रोफेशन में कोई ऐसी चीज़ स्किल सीखने को नहीं मिल रही है, ज़्यादा दिन वहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगे। वहीं पे जो भाग्यांक 4 वाला व्यक्ति है, ये आया घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए, और ये आया है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने के लिए जो अभी तक हुई नहीं है। इसके आइडियाज़ बहुत ओरिजिनल और यूनिक मिलेंगे, इस वजह से इसको कोई समझ नहीं पाता है। ये हमेशा अपने समय से थोड़ा आगे होता है, इसलिए भी इसको कोई नहीं समझ पाता, इसलिए अकेला रह जाता है। इसको यही चीज़ समझनी कि भाई मैं हूँ ही ऐसा, ठीक है। जिस दिन ये दुनिया के जैसा बनने लग जाएगा उस दिन नाखुश हो जाएगा। 5 की मैंने बात बताई, ये अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करने आया है, और ये करेगा, इसको मौका मिलेगा, ये ज़रूर करेगा। ये अपने परिवार को दुनिया दिखाने आया है कि मम्मी को, देखिए इनके सपने ऐसे होते हैं कि पापा को प्राइवेट जेट में बैठाना है, मम्मी को वर्ल्ड टूर करवाना है, बहन की शादी तो इस देश में जो सबसे महंगी जगह है वहाँ पे करवानी है। भाग्यांक 5 की कहानी है। जिस दिन वो ये नहीं कर पाएगा या इस तरफ नहीं सोचेगा, वो ज़्यादा खुश नहीं मिलेगा। भाग्यांक जो 6 है वो प्यार करने और प्यार बांटने, शादी करने और अपने बच्चों को ग्रो होता देखने आया है। वो देखिए, भाग्यांक 6 वाले को पेरेंट्स देखिए क्या वंडरफुल पेरेंट्स मिलेंगे आपको। ये अपने बच्चों को हर वो चीज़ देंगे जो उनके पास थी या नहीं भी थी, ठीक है। वहीं पे भाग्यांक 7 जो आया वो आपका जो मूलांक है उसको पावरफुल बनाने आया है, ठीक है। अगर आपका भाग्यांक 7 और मूलांक 1 है तो अब 1 का रंग आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे, डबल पावर में दिखेगा। 2 है तो 2 डबल पावर में दिखेगा, 4 है तो 4 डबल पावर में दिखेगा। तो भाग्यांक 7
लकी लोग होते हैं जिनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके एक भाग्यांक 7 एक भाग्यांक 2, ये दो ऐसे भाग्यांक होते हैं कि इनका भाग्य इनके लिए ज़्यादा काम नहीं करता, दूसरों के लिए ज़्यादा काम करता है। आप देखिएगा भाग्यांक 2 और 7 वाले किसी कंपनी में भी चले जाए ना, उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लग जाता है, वो काम ठीक होने लग जाता है। ये अपना लक बांटने आए हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक पिग होता है, पिग भी जो है वो आप पिगी बैंक बनाते होंगे ना, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे 95 में जो लोग पैदा हुए हैं वो पिग ज़ोडिएक साइन के हैं, ठीक है। इनको 95 वाले देखेंगे कि वो जिनकी ज़िंदगी में जुड़े, चाहे दोस्ती में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे ऑफिस में, उन्होंने भला किया, वो लोग ग्रो करें, ठीक है। तो ये पिग, वो पिगी बैंक वाली वाइब आ जाती है। अच्छा, कभी एक पॉडकास्ट में आपसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पे करूंगा, ठीक है। उसमें रैट, टाइगर, ऑक्स, बुल, ड्रैगन, इसकी बड़ी बढ़िया बातें होती है। और ये जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष में हम सभी प्लैनेट्स की बातें करते हैं पृथ्वी को छोड़कर। तो एक इसका क्रिटिसिज्म देते हैं, जिनको ज्योतिष पता नहीं होता वही लोग देते हैं कि जिस प्लैनेट पे रह रहे हो, जहाँ पे मोदी जी की सरकार बनी हुई है, वो हम पे अफेक्ट कर नहीं रहा है और बाकी सारे कर रहे हैं। तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, इसमें उसी प्लैनेट की बात होती है जिस पे आप रह रहे होते हो। तो उसमें 12 जोड़ी, जैसे हमारे मेष वृषभ होते हैं, इनके रैट होता है, फिर ऑक्स है, फिर टाइगर है, उसके बाद रैबिट आता है, फिर ऐसे करके इनकी पूरी एक सीरीज होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और डैम ट्रू। मतलब जैसे आप 96 हो ना, तो आप रैट हो, ठीक है। रेट आर क्विक विटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स उनका बहुत तेज होता है, इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको, शार्प। क्योंकि देख, बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश है, उसका वाहन है मूषक, ठीक है। तो ये बुद्धि बहुत तेज मिलती है इनको, और ये क्रिएटिव मिलेंगे आपको। और जितने भी नए नए चेंजेस आते हैं, कितना बढ़िया घर बना लो, चूहा रास्ता बना के वहाँ पहुँच ही जाता है, ठीक है। तो जितने भी नई नई चीज़ें आती हैं, ये लोग उसे तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप भी AI यूज़ करने लग गए होगे, ठीक है। नई चीज़ है, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं उसको, आप करने लग गए होगे, तो आप रैट हो, चूहा हो आप, ठीक है। सही बात है। कहाँ मैं राइटर थी, अब मैं पॉडकास्टर बन चुकी हूँ। जैसे जैसे बहुत जल्दी आर्टिस्टिक भी होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। जो रैट होता है बहुत क्रिएटिव होता है। वहीं पे चलो फिर कभी और पॉडकास्ट में बाकी बात। अच्छा, बट आपका क्या है? मैं भी 96 हूँ आपके, ठीक है। और अब नंबर 8, नंबर 8, अगर आपका भाग्यांक मिला है तो ये समझ जाइए कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। इवन आपकी जो खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, खुद के स्टाफ मेंबर हैं, खुद के जो दोस्त हैं, एक टाइम पे आपको छोड़ के चले ही जाएंगे। तो नंबर 8 का भाग्यांक मिलता ही इसलिए है कि आप खुद ही आए हो, खुद ही सब करना है, खुद ही आगे बढ़ना है। जब भी नंबर 8 भाग्यांक वाले लोग, मूलांक की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग्यांक वाले लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग जाएंगे कि यार ये मेरा काम कर देगा, या फिर किसी भाई तू मेरा काम कर देगा, वो उसी समय धोखा देगा जब आपके काम की ज़रूरत थी, ठीक है। तो नंबर 8 वाला बहुत हार्ड, ये मेरे कहने से नहीं सीखेगा, ये अपनी ही लाइफ के बैड एक्सपीरियंस से इस बात को समझेगा, सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और नंबर 8 आया है तो यू आर हेयर फॉर मेकिंग अ वेल्थ, नॉट मनी, वेल्थ, ठीक है। जो जनरेशनल वेल्थ जिसे ओल्ड मनी जिसे आप कहते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, पर वो भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए रगड़ा लगाएगा शनि, तड़पाएगा आपको, हर तरह से चेक करेगा आपको, तब जाकर आपको कहेगा कि हाँ लगता है ये बंदा काबिल है, इसको दे देता हूँ। तो इन सब के लिए रेडी रहना चाहिए अगर आपको भाग्यांक 8 मिला है। वहीं पर अगर आपको भाग्यांक 9 मिला है तो आप फिरोशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी कैरी करेंगे, आप अपनी हेल्थ पे और बहुत स्टबर्न मिलेंगे, जिद्दी मिलेंगे आपको, ठीक है। माई वे, मेरी बातें मानो, क्योंकि इनको एक्चुअली में ये लगता है कि मुझे ये जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम ये बात सही होती भी है, बट 9 के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग सोचें, भावनाएं, इनके सबके साथ जेलअप होने में दिक्कत होती है। स्पेशली जो अभी जेनजी जनरेशन है, इनमें से अगर किसी का भाग्यांक 9 है तो ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जो जैसे किसी ऑफिस में जाए जहाँ पे सिस्टम, प्रोसेस और ये सब माना जाता है, नंबर 9 वाला भाग्यांक वाला व्यक्ति वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। क्या होगा, इसी के लोग दुश्मन बनने लग जाएंगे, इसी को आगे बढ़ते हुए लोग देखकर लोग जेलस, 9 वालों को जेलस लोग बहुत मिलते हैं, और बिना बात की जेलसी, ठीक है। ऐसा कोई LV का बैग भी नहीं है मेरे पास, ना ही मैं कुछ ऐसे गुच्ची की चप्पल पहन के घूम रही हूँ या घूम रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों लोग जल रहे हैं, सैलरी से जल रहे हैं, किसी चीज़ से जल रहे हैं। तो आपको जेलस लोग भी बहुत मिलेंगे, टिकेगा कोई नहीं। बस वही जो मैंने राहु 6 में बोला था कि आपको रिप्लाई नहीं करना है। आपको जब आप रिप्लाई करने लग जाते हो भाग्यांक 9 के साथ, दिक्कत तब आती है आपको। वो मंगल खुद ही समझा लेगा आपको, समेट लेगा सब कुछ। आपको अपना कर्म करना है और फिर फल की चिंता नहीं करनी। यस। और रुद्राक्ष का लेकिन ज़रूर काम करेगा, ठीक है। रुद्राक्ष आप पूरी ज़िंदगी पहन सकते हो, ठीक है। आप अपनी राशियों के हिसाब से पहन सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से पहन सकते हो। जैसे कि अगर किसी को वेल्थ की बहुत ज़्यादा, ऐसे पैसों की प्रॉब्लम लग रही है, 7 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट है। और कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो 14 मुखी पहने वो। वहीं पे 12 मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए अगर आपको फेमस होना है, आपको ऐसे जैसे पॉलिटिक्स में जाना है, फेमस होना है, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना है फेमस, तो 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है। 1 मुखी रुद्राक्ष क्योंकि मिलते नहीं हैं, या फिर जो मिलते हैं वो नकली ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए एक, और या फिर नेपाली 1 मुखी नहीं मिलता हमें। तो अगर कोई आपको नेपाली 1 मुखी के नाम से बेच रहा है तो आपको काट रहा है वो लंबा वाला, ठीक है। वो एक काजू शेप का जो रुद्राक्ष होता है वो रामेश्वरम से आता है, ठीक है। उसको फिर 1 मुखी बोला जाता है, ठीक है। होता क्या ना, 2 मुखी रुद्राक्ष में एक लाइन रब कर देते हैं, उसको कह देते हैं 1 मुखी है। तो ये एक इसमें रिस्क होता है। तो अगर आपको 1 मुखी के रिजल्ट चाहिए तो या तो आप 12 पहनिए, नहीं तो आप 15 मुखी पहनिए, ठीक है। वो आपको 1 मुखी के बराबर के रिजल्ट देते हैं ये रुद्राक्ष। इसी तरह से जैसे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या उसका कहीं फोकस नहीं टिकता है, वो एक जगह बैठता है, फिर
आजकल तो वैसे भी मछली से कम हमारा फोकस हो चुका है, तो आपको ना 6 मुखी और 2 4 मुखी के रुद्राक्ष पहनने चाहिए। इसको कवच कहते हैं, सरस्वती बंध कहते हैं इसको। तो ये बच्चों की पढ़ाई होगी, एजुकेशन मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा उनका, उसमें ये काम आता है। वहीं पे अगर आपको जैसे प्रोटेक्शन चाहिए कि मुझे नज़र बार बार लग जाती है ना, मुझे ईविल आई बार बार हो जाता है, ठीक है, तो आप 11 मुखी पहनिए, जो हनुमान जी का रुद्राक्ष है, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी, उनका रुद्राक्ष है, तो आप वो पहन सकते हो, वो धारण कर सकते हो। उससे आपको रुद्राक्ष पहनिए। रत्न पहनने के लिए कुंडली दिखानी ज़रूरी है, ठीक है, बिना उसके मत पहनिएगा, नहीं बैकफायर करता है। जैसे आपने जो रत्न पहने हुए हैं, आपने पहना है ब्लू सफायर। नहीं, ब्लू सफ़ायर है, ये नीला नीला, ये रॉयल ब्लू कलर का, ये 2 कलर में आते हैं, थोड़ा सा स्काई ब्लू होता है और ये रॉयल ब्लू कलर का है। और ये है मेरा ओपल, ये मेरी शादी हो जाए उसलिए, ठीक है। और ये है एमरल्ड। एमरल्ड मैं सिर्फ तभी पहनता हूँ जब मुझे कुछ बोलने का काम होता है। मैंने पिछली बार आपके पॉडकास्ट में बोला था मैं पहनता हूँ तो वायरल जाता है, ठीक है। अच्छे व्यूज़ आए थे उस पर, ठीक है। तो ये जो एमरल्ड है, मेरी कुंडली में एमरल्ड मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं इसका जब रिजल्ट टेम्परेरी मूवमेंट के लिए, जैसे 2-3 घंटे के लिए अभी पहन लिया मैंने, ऐसा करता हूँ मैं इसको। तो रत्न इफेक्ट करते हैं। मैंने जब से नीलम पहना, मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हुई है, काफ़ी कम से काफ़ी आगे आए हैं हम लोग। सो ब्लू सफ़ायर काम तो कर रहा है। पहले मैं वैसे ही पहनता था, थोड़ा सा ऐसे स्काई ब्लू कलर का होता था, और अब थोड़ा डार्क का बजट हो गया तो ये वाला पहन तो लिया। बेटर है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि 2 सैटर्न बने हुए हैं आपकी उस यस वाली यस रिंग यस, पे। ठीक है। तो इस साल एक बड़ी अनोखी घटना हुई। मेरा सैटर्न पाइसेस में पहले से है नेटल चार्ट में, और अभी सैटर्न ट्रांजिट कर फिर इस साल, इसी साल पहनी मैंने ये रिंग। सैटर्न के ऊपर सैटर्न आ रहा, तो 2 सैटर्न हो रहे हैं मेरे, तो मैंने उसके सिंबलिज्म याद करके ये 2 शनि बनवाए यहाँ पे। और क्योंकि मेरा काम ज्योतिष से, राशियों से जुड़ा हुआ है, तो मैंने पूरा यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पूरी आपके 12 काम राशियों की। का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये मैंने बनवाया। तो मुझे ऐसे याद दिलाता रहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष काम करता हूँ, किस्मत बहुत ही किस्मत से खूबसूरत खेलता लग रहा है रहता आपकी हूँ। वाली थैंक यू सो रिंग। मच, थैंक यू सो मच। तो अभी हम बैठे हैं सितंबर में, आगे के 3 महीने 2025 में, अभी तक तो जैसा चला गया, साल चला गया, काफ़ी खतरनाक गया, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना एक सोते हुए आदमी को जैसे उठा दिया इस साल ने। बाकी के 3 महीने कैसे होने वाले ऐसे ही हैं? जाने वाले, ऐसे ही जाने ज़्यादा वाले ज़्यादा हैं। मेजर कोई चेंज नहीं होगा। जैसा चल रहा है मोटा मोटा वैसा ही चलेगा आपका। आपकी जो एनर्जीज बदलेंगी वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो नवंबर में बदलेंगी आपकी, जब जुपिटर कर्क राशि में जाएगा। तो 18 अक्टूबर को जुपिटर अपनी राशि बदल रहा है, तो एकमात्र वो प्लेनेट है जो अभी अपने राशि बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है इस टाइम पीरियड में। तो 18 अक्टूबर को बदलेगा, 5 दिसंबर तक वो कैंसर में जाएगा। कैंसर क्या है? कैंसर जुपिटर का एक्सॉल्शन पॉइंट है, यहाँ पे वो जुपिटर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है सब। और जुपिटर ही तो ब्लेसिंग है, जुपिटर ही तो देवगुरु बृहस्पति कहते हैं हम उनको। तो अगर आपका ये टाइम पीरियड थोड़ा स्मूथ हो जाएगा लोगों के लिए, जो प्रॉब्लम में थे, जिनको क्यास हो रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन फिर 5 दिसंबर में फिर से कहानी पलट जाएगी, फिर उससे जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलेगा। और असली जो 2026 की मैं बातें कर रहा हूँ, आप इसको देखोगे, ये 24-25 जनवरी के बाद मेरी सारी बातें आपको ज़्यादा सही रिलेट होंगी। लगेगा। अदरवाइज 9 नंबर का इफेक्ट आप 24-25 जनवरी तक भी देखोगे अगले साल। और 2026 की ओवरऑल सबसे पहले प्रिडिक्शन की बात करते सबसे पहली प्रिडिक्शन की राजा साहब आ रहे हैं, द रूथलेस किंग इज कमिंग। एंड राजा साहब को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड बहुत पसंद है। आप देखोगे राजा मुकुट सोने के पहनते हैं, आभूषण सोने के पहनते हैं, सूर्य भरे भगवान हुए का होते तेज हैं। बहुत पसंद है। तो सोना अपनी नई हाइट छूने वाला है। मुझे लग रहा है कि 1,40,000 तक सोना चला टच जाएगा, हो ठीक जाएगा। है। और 1,50 भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सोना बहुत जाएगा। इसी तरह चांदी भी ग्रो करेगा, नॉट दैट फास्ट, बट चांदी भी अच्छा खासा ग्रो करेगा। दूसरी चीज़ आप जो देखोगे, नंबर 1 का जो साल है 2026, एक मैं मीम देख रहा था, उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि 2026 में दुनिया ख़त्म होने वाली है। और फिर ये मीम बन गया और लोग कह रहे हैं कि यार सच में दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो फिर मैंने कहा अरे भाई, ये तो मेरा डोमेन है, मुझे बताना चाहिए कि दुनिया ख़त्म हो रही है कि नहीं ख़त्म हो रही है। तो एक्चुअली में कोई रिसर्चर थे जो यूरोप के थे, उन्होंने कोई रिसर्च पेपर बनाया था, उसमें लिखा था कि जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो 2026 आते आते इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे। बस इतना ही लिखा था। फिर उसे पढ़ के बदल के लोगों ने कह दिया कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जो विच इज़ नॉट ट्रू। दुनिया में अभी दुख बहुत झेलने दोस्त, इतनी जल्दी नहीं मुक्ति मिल रही तुमको, ठीक है। तो दूसरी जो मैं प्रेडिक्शन याद देना चाहूँगा 2026 में, कि क्योंकि ये साल डिस्ट्रक्शन का है और डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन का है। क्योंकि न्यूनेस, नई चीज़, नई रिजीम तभी आएगी जब पुरानी रिजीम कटेगी। तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे, नए लीडर्स बाहर निकल कर आएंगे, नए लीडर्स राइज करेंगे। और जो यूथ है उनका ये साल होने वाला है। आप इवन यूथ को भी देखोगे, कोई एक वॉइस है जो यूथ की है, वो बहुत पॉपुलर होने लग जाएगी। इवन यूथ के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी 2-3 बार आप इस साल में देख सकते हो, यूथ के प्रोटेस्ट भी बढ़ेंगे, क्योंकि एनर्जी का साल है। सूर्य इज लीडरशिप, और राजा साहब को ना अन्याय पसंद नहीं होता, तो यूथ बाहर
निकलेगा, Justice. जस्टिस करेगा और जस्टिस की मांग बढ़ेगी यूथ की में। तीसरी चीज़ जो आप देखोगे कि बॉर्डर पे कुछ ना कुछ टसल ज़रूर होगी, ठीक है। जब जब नंबर 1 के साल आए हैं, जैसे 1999 वो भी 1 का साल, कारगिल हुआ, कारगिल ठीक है, war. तो वॉर होती है। 2017 डोकलाम चाइना के साथ बॉर्डर पे वॉर हुई। अब 2026 तो बॉर्डर पे कुछ आप देख सकते हो कि वो स्ट्रगल है। और अब दोनों पता नहीं वो border पे। न्यूज़ में आए या ना आए, पर होगा ज़रूर, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे कोई इंक्लिनेशन है कि किस बॉर्डर पे होगा? अभी मैं इसमें नहीं कह सकता, पर बॉर्डर में ज़रूर होगा, क्योंकि बॉर्डर की सीमाओं में हर जब भी नंबर आता है होता है। 2008 में भी नंबर 1 आया था तो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आप देखोगे कि शेयर मार्केट अभी अभी तो बढ़ेगा, दिवाली के आसपास थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वो डाउन जाएगा, फिर लंबे टाइम तक वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, फिर वो एकदम से आप बुल रन भी देखोगे, Right. बूम भी करेगा। तो शेयर मार्केट नॉट पूरे साल ही बुल रन में नहीं रहेगा, पर थोड़ा लेट आएगा, पर बुल रन में ज़रूर जाएगा, क्योंकि राजा की एनर्जी है, अंत में अच्छा करके जाएंगे वो। प्लस अब जो मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि ये साल नई चीज़ें आपके आपके दरवाजे पर आएंगी, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आएगी। आपके स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं तो आपके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जैसे डांस है या स्पीच देनी है कहीं पर, जस्ट एक्सेप्ट इट। आप तैयार नहीं होगे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, आप तैयार नहीं होगे तो इस डर में बस उसको रिजेक्ट मत कर देना। इवन आप सबसे मैं कहूँ जो इसे देख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप घबराओगे, आप डरोगे कि यार करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करनी है, ठीक है। वो नई मौका शुरुआत, देना वो है। मौका, वो नया मौका आपको हथियाना है। नहीं आप करोगे, नहीं तो कोई और करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये आपको करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है इकोनॉमी के बारे में, तो ऐसी कई सारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बनेंगी इस देश के अंदर भी और विदेश में भी, जो कि काफ़ी न्यू होंगी लोगों के लिए। जैसे 2017 में जीएसटी आया था, हाँ। वो एकदम न्यू हुआ तो उसने चीज़ें बदल दी। ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक में भी होगा जो कि एकदम चेंज करके रख देगा जो जिस तरह से हम इकोनॉमी को देखते हैं। प्लस ये साल न्यूनेस का है, तो आप बहुत ज़्यादा एआई, टेक तो सबसे ज़्यादा बूम करेगा। प्लस अगर जो शेयर मार्केट में करते हैं विद योर ओन रिस्क, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये बूम करेंगे, ठीक है, कि रिन्यूएबल नई चीज़ है ये। तो आप गाड़ियों में भी और कई सारे प्लांट्स में भी देखोगे, या फिर कई सारे ऐसे कैंपेन देखोगे Go कि green. रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं और उस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ, तो राजा के टेंट्रम्स बहुत होते हैं ना, राजा को एसी चाहिए पूरा भैया 22 पे ठंडा ठंडा, ठीक है। आप ये पाओगे कि लोगों के टेंट्रम्स आपके आसपास बहुत बढ़ रहे हैं, या उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप में लोग हैं। आप अपने पार्टनर को देखोगे, भैया ये ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, ठीक है, इसके टेंट्रम्स बहुत खुशी इंक्रीज नहीं हो कर रहे पा रहे हैं। हैं। यस, तो ऐसा होगा इस साल। और दिवाली भी आ रही है। Yes, ऐसे तो yes, कहा yes. जाता है कि दिवाली पे सब कुछ शुभ शुभ होता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से हम लोग सराउंड होते हैं। बट बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि उनका लक चेंज होता है अराउंड दिवाली। ऐसा है कुछ? दिवाली की जो रात है बहुत ऑस्पिशियस, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, ये बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। इसमें आपको पहली तो अपने घर के पूरे घर के साथ पूजा करनी चाहिए बैठकर। दूसरी एक थोड़ी सी खतरनाक रेमेडी बताता हूँ, आप मुझे कह सकते हो कि थोड़ी सी टोटके टाइप की रेमेडी है, बट दिवाली के दिन आप कोशिश ये करिए कि आप अगर घर में कोई अल्कोहल पीता है तो उसकी अल्कोहल की बोतल उठाइए, ठीक है, और कहीं दूर वेस्ट साइड में जाकर नाली में फेंक दीजिए, या बोतल उठाइए या एक गिलास में लेके जाइए, पर कांच टूटना चाहिए, Okay. ठीक है। ये आपके घर का दुर्भाग्य हटाएगा। अगर अब नहीं पीता तो क्या करें, ठीक है, तो पीना शुरू नहीं करना है, बिल्कुल, है ना, कि अब पंडित जी ने कहा लाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको ये करना चाहिए कि आप गुड़ होता है ना, गुड़ लेंगे, उसे लाल कपड़े में बांधेंगे और उसे वेस्ट में जाके नाली में फेंक कर आएंगे, और जो भी चीज़ आप चाहते हो आपसे दूर हो जाए वो करके आएंगे। थोड़ा टोटकेबाजी टाइप का लग सकता है, मैं यूजुअली ऐसी चीज़ें पॉडकास्ट में बोलता नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर आपको बुरा लगा है तो, ठीक है। पर अब जो मैं एक सात्विक रेमेडी बताऊं जो हर कोई कर सकता है, वो है कि इस बार दिवाली में हम श्री यंत्र की पूजा ज़रूर करेंगे, ठीक है। श्री यंत्र एक ऐसा पावरफुल यंत्र है जो माँ त्रिपुर सुंदरी से रिलेट करता है। आप श्री यंत्र को अपने घर में लगाएंगे, जहाँ पर भी आप पूजा करें। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा करते हैं आमतौर पे सभी लोग, तो नॉर्थ ईस्ट में श्री यंत्र, पर श्री यंत्र 2D ना हो, 3D हो, ठीक है, जिसमें पूरे जिसके 14 चरण होते हैं पूरे बने हो, और उसका जो बिंदु होता है वो भी दिखाई दे। श्री यंत्र का ट्राइंगल आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने पूरे घर के साथ ललिता सहस्त्रनाम जरूर पढ़िएगा इस दिवाली में। ये एक चीज़ मेरी तरफ से करिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट दिवाली में। क्योंकि देखिए हर कोई ना, जो धन होता है ना, जो पैसा होता है ना, जब तक वो नहीं है तब तक सारी समस्याएं आपकी हैं। जब आपके पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है तब आपकी नई समस्याएं बनती हैं, पर बहुत सारी छोटी छोटी बातें नहीं हो जाती हैं। जैसे अभी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मेरे साथ काम, वो अपना बिजनेस चला रहा है, उसका एयरपोर्ट खो गया, तो उसको दुखी नहीं हुआ,
ठीक है, उसने तुरंत गया वो एप्पल की वेबसाइट में उसने दूसरा ऑर्डर कर दिया, 30,000 का आता है एयरपॉड, ठीक है। मैंने कहा उसका दुख क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अच्छा बिजनेस चला रहा है, उसके पास पैसा बहुत है। लेकिन वही मैं सोच रहा था कि अगर ये कोई स्टूडेंट होता जो अभी शायद स्ट्रगल कर रहा, बड़ी मेहनत से उसने 30,000 जोड़ के लिए होते एयरपॉड, तो पैसा आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी चिंताएं आपको होती ही नहीं है और शायद आप उसको रियलाइज़ ही नहीं करते हो। इसलिए दिवाली को हम क्योंकि धन से जोड़ते हैं, पर एक्चुअली में इसको समृद्धि से जोड़ना चाहिए, ठीक है। और समृद्धि माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माता लक्ष्मी शुक्र हैं, शुक्र हमारी जो घर में माताएं बहनें, जो वाइफ हैं, जो गर्लफ्रेंड है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इनकी भी इज्जत या सम्मान ज़रूर करते रहिएगा। कोशिश करिएगा कि इस दीपावली में किसी छोटी कन्या का अगर आप पढ़ाई करा सकते हैं जो अनाथ है, किसी अनाथालय में, ये आप ज़रूर करिएगा, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप दिवाली में, इस दीपावली में, क्योंकि इस बार की दीपावली थोड़ी खास है, ज़रूर इसको अपनाइएगा। ऐसी वाली रेमेडी सुन के पता है दिल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज चाहे आपको इससे कोई बेनिफिट मिले या ना मिले, ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको वैसे भी करनी चाहिए। किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करना, या फिर कभी कभी कहते हैं कि गाय को चारा खिलाना, या फिर स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाना, या फिर उनको खाना खिलाना। मेरे को तो ऐसा आप लगता देखोगे है कि जितना भी ये हिंदू सनातन धर्म है ना, ये सब कुछ आपको बताया गया बचपन से, कि गाय की सेवा करो। फिर ज्योतिष बताता है क्योंकि उससे शुक्र अच्छा हो जाता है। फिर कहा कि कुत्ते को खाना खिलाओ, कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ, क्यों, ज्योतिष पढ़ोगे तो पता चलेगा केतु ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों की पढ़ाई कराओ, उनको पढ़ाई का सामान डोनेट करो, या आपके घर में जो मेड आती है, सर्वेंट आती है, उनको आप बच्चों को पढ़ाओ, क्यों, इससे कुंडली का बुद्ध ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं। पितृपक्ष आने वाला है अभी 7 सितंबर के बाद, तो आप देखोगे कौवों की बातें होने लग जाएंगी, ठीक है। तो कौवे को खाना, छत पे कौवे के लिए खाना रख दो। अब क्योंकि ये पूरा जो टाइम होता है पितृपक्ष, ये कौवों के लिए प्रोजनी का टाइम होता है। तो कौवा क्या करता है, कौवा दूसरे दूसरे पेड़ों पे जाता है, कुछ फल खाता है, फिर वो जो बीट करता है उससे फिर से पेड़ निकल आता है। तो आप कभी कभी देखोगे आपके छत पे पीपल निकल आया, छत पे बरगद का पेड़ कैसे निकल आ रहा है, वो कौवे की वजह से निकल आया। पर क्योंकि अब ये टाइम उनके प्रोजनी का है, तो वो ज़्यादा कहीं बाहर जा नहीं सकते, इसलिए हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म में पूरा उनके लिए सिस्टम क्रिएट किया कि इस टाइम पे पितृपक्ष मनाया जाएगा और सभी लोग अपने घर में, हर जगह, हर घर में आपको खाना मिलेगा कौवों के लिए। तो इतना तक ध्यान दिया गया है। हमारे धर्म में तो हर जगह भगवान माने गए, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई नदी हो, चाहे वो कोई पहाड़ हो, हर जगह भगवान है। मैं भी आपसे वो श्रीयंत्र की बात कर रहा था, ट्राइंगल की, उसी से मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आ रही है। ट्राइंगल ज्योतिष में केतु से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे जिसका केतु 10th हाउस में बैठता है, 10th हाउस प्रोफेशन का है, तीन क्योंकि केतु रिप्रेजेंट ट्राइंगल, तो वो ये व्यक्ति 3 बार अटेम्प्ट करेगा तब जाके इसकी जॉब लगेगी, ठीक है। तो केतु जहाँ पर पे बैठता है वहाँ पे आपको 2 बार फेल करता है, तीसरे अटेम्प्ट में आपका काम बनता है, ठीक है। और इस पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा शिवलिंग है महादेव का जो ट्राइंगुलर है, ठीक है, वो केदारनाथ में है, इसीलिए उसे मुक्ति धाम भी बोला जाता है। केतु मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जिनका केतु 12वें घर में है या 12वीं राशि में बैठा है, आप केदारनाथ जाएंगे तो आप इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे कि भैया अब बस ऑरेंज कपड़ा पहन रहा हूँ और हिमालय में जा रहा हूँ। तो थोड़ा घर की जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद जाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी है मेरे पास कुछ टाइम, अभी तक मैंने सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग कवर किया है, वो है महाकालेश्वर। वो भी आई थिंक मेरे से करवाया गया था, जैसे बोलता है, और मैंने ये वाली स्टोरी काफ़ी बार शेयर करी हुई है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कुछ कुछ मोमेंट्स होती हैं जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे लिए वो मोमेंट है। अरे इस साल में जब शनि राहु का क्रॉस हो रहा था एक्चुअली में, तो पाइसेस में शनि एक्वेरियस से पाइसेस में जा रहे थे और राहु पाइसेस से एक्वेरियस में आ रहे थे, तो बीच में दोनों मिलने वाले थे। वो ये वही टाइम था जब आपके ये युद्ध वगैरह सब होने लग गए थे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न राहु जब मिलेंगे तब क्योस होगा। तो इसकी जो रेमेडी थी वो ये थी कि आप पहाड़ों में, क्योंकि सैटर्न पहाड़ है और राहु माता दुर्गा है, तो पहाड़ों में रहने वाली दुर्गा जी के पास जाइए जो कि वैष्णो देवी है, ठीक है। मैंने ये रेमेडी अपने क्लास में बहुतों को बताई, खुद को भी पता थी। मैं गया, मैं अपने पूरे परिवार के साथ गया, वहाँ पे होटल में हम स्टे हुआ, और कि अब सुबह चढ़ाई करेंगे। रात को मम्मी की तबीयत खराब हो गई, हमें वापस आना पड़ गया। रेमेडी भी नहीं हो पाई, खुद की नहीं हो पाई। तो मैं इसीलिए अब कहने लग गया हूँ रेमेडी वो जो कभी ना हो, ठीक है। असली जो उपाय है वो अभी व्यक्ति कर ही नहीं पाता, ठीक है। वो जैसे हम पंडित जी लोग जो एस्ट्रोलॉजर जो बताते हैं ना, 10 उपाय बताए ना, सामने वाला करेगा ही नहीं जब तक उसका टाइम बदलना नहीं है। तो रेमेडी वो जो कभी ना हो। ये सारी बातें सुन के मेरे को अंदर से ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, जो बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है, बट कहीं ना कहीं ऐसे मन जुड़ता है मेरा तो इन बातों से। तो आई थिंक आपने सही बोला था कि अगर मैं नंबर 7 हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस लाइन में आगे निकलूंगी। और ऐसे ही ना मैं ये वाली चीज़ नोटिस करती हूँ, जब मैं अपने इंटर्न से बात करती हूँ जो मेरे से छोटे हैं, मैं देखती हूँ कि शायद मेरे टाइम पे जो अभी भी चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स बहुत अलग रही हैं, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अलग रही हैं, और आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ही अलग हैं, बट कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। जैसे जो मेरी प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, कहीं ना कहीं वो सिमिलर होंगी, बट जो जेनजी की प्रॉब्लम होगी कि हुकअप कल्चर और एक से मन नहीं भर रहा और ऐसे कैसे करे और कोई अतरंगी चीज़ें करनी है। हर कोई जेनजी को बदनाम करने में लगा हुआ है कि ये नौकरी में टिकते नहीं हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही, इनका एटीट्यूड बड़ा ख़राब है, और हर कोई जेनजी के लिए ही प्रोडक्ट बना रहा है, उन्हीं को सेल करने के लिए।
तो ये हर जनरेशन में होता है साधिका जी। जब हमारी जनरेशन आई थी तब भी लोग यही कह रहे थे, ठीक है, कि ये जनरेशन ऐसी है, वैसी ऐसी वैसी है। ठीक ही ठाक कर रहे हैं हम लोग, ये भी अच्छा ही करेंगे आगे जाकर, बस अपने तरीके से करेंगे। आपका जो सवाल है कि क्या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न है जो कि पूरे जनरेशन पे काम करता है, वो हाँ बिल्कुल है। पर ये पैटर्न उन प्लैनेट्स के पे डिपेंड करता है जो प्लैनेट्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि एक लंबे टाइम तक वो एक ही राशि में बैठे हुए हैं। आपको पता चला कौन सा प्लैनेट है वो? हाँ चलो ठीक है, सीख गए आप ज्योतिष थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, इसके आगे भी है यूरेनस, नेपच्यून है, वो और ज़्यादा रहते हैं, पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। सिर्फ सैटर्न को अगर हम देखें तो 1987 से 1990 तक सैटर्न आपके सेजिटेरियस में बैठा हुआ था। तो आपको ऐसे लोग ज़्यादा धार्मिक, सच्चाई पसंद, ट्रूथफुल नेचर के ऐसे मिलने वाले हैं आपको 1990 में। वो सेजिटेरियस क्योंकि वो धर्म की, हायर एजुकेशन की, पढ़ाई को बहुत महत्व देने वाले, ये 87, 88, 89 और 90 ऐसे मिलेंगे। फिर सैटर्न आ गया आपके कैप्रिकॉन में, जो 1990 से लेकर आई गेस 1993 तक कैप्रिकॉन में रहा। आप देखिएगा 1990, 91, 92, 93 में जो लोग पैदा हुए हैं, ये लोग आपको बहुत वर्कोहॉलिक प्लस बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक और बहुत एम्बिशियस लोग मिलेंगे आपको 93 तक जो है। 93 के बाद 93, 94 और 93 से 96 तक सैटर्न एक्वेरियस में आ गया। ये जनरेशन सबसे अच्छी थी, ठीक है, 93 से 96 का। इन्होंने सब कुछ देखा है, अपने आंखों के सामने देखा, मोबाइल हो, टीवी हो, सब कुछ, इवन एआई भी अब ये लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसे का ये जनरेशन, क्योंकि एक्वेरियस विशफुल एक राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि है। इनके कभी डिज़ायर सुनिए, इनके कभी इच्छाएं सुनिए, वो आपको बहुत मिलेंगे, रेस्टलेस मिलेंगे, आर्टिस्टिक मिलेंगे, कलाकार लोग मिलेंगे, और नई चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट करने वाले मिलेंगे। ये 93 से 96, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में था। फिर 96 के बाद 96 से 98 तक सैटर्न आ गया पाइसेस में, ठीक है। अब ये लोग, पाइसेस में जो सैटर्न होता है वो सैटर्न कंट्रोल करना बहुत सिखाता है, ठीक है, और कि जैसे खर्चों को कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो। तो आप देखना 96 से जो 98 में आए, मतलब 97, 98 मान लीजिए, 2 साल आप मान लीजिए, कंट्रोलिंग नेचर के आपको ये लोग मिलेंगे, ठीक है। और पाइसेस में है तो धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी, धर्म क्या होता है, इन सब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मिलेंगे। प्लस फॉरेन लवर बहुत मिलेंगे, कि विदेश अच्छा होता है, विदेश में जाके पढ़ना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो फिर 98, 99 और 2000, ठीक है, यहाँ पर सैटर्न आ गए आपके एरीज में, ठीक है। एरीज में सैटर्न डेबिलेटेड होता है, तो अब सैटर्न बहुत पावरफुल नहीं होता एरीज में। तो अब आपको ये जो जनरेशन मिलेगी 98 के हाफ से 2000 के बीच की जो जनरेशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा फिरोशियस मिलेगी, एंग्री मिलेगी, गुस्से वाले मिलेंगे, और मतलब कि चाहिए पूरा चंद्रमा पर काम करने को मत कहना। तो जिसे मैं कहता हूँ लेजी एम्बिशियस टाइप के लोग, ये आपको 98, 99 और 2000 में मिलेंगे। उसके बाद 2000 के बाद सैटर्न आ गया टॉरस में, ठीक है। तो 2000 से लेकर 2003 तक, उस टाइम पे लंबे टाइम तक टॉरस में रहा था सैटर्न। यहाँ पे जो आपको लोग मिलेंगे ये ज़्यादा मनी ओरिएंटेड मिलेंगे, फाइनेंस, मनी, पैसा, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें 2003 तक मिलेगी। फिर सैटर्न आ गए जेमिनाई में, ठीक है, कब से? 2003 से लेके 2005 तक। ये जो जनरेशन आएगी जेमिनाई, ये आपको वोकल आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर, ये वाली जनरेशन वाले मिलेंगे, जिसमें बातचीत करना, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, इस तरह के काम वाले लोग आपको ये मिलेंगे 2005 तक। उतने ही देख रहे होंगे, आगे जाने की जरूरत है नहीं हमें, बाकी वाले कुछ सालों में देखेंगे। ठीक है। तो ये सैटर्न डिसाइड करता है कि पूरी जनरेशन कैसी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमारी जनरेशन वाला तो जो आपने बोला वो कहीं ना कहीं सही बैठा एकदम। हम लोगों एक तो ने आप सब पता कुछ नहीं क्यों देख लगता है अपने आप को बहुत पुराना मानने लग गए हो, मुझे ऐसा लगा। मुझे भी ऐसा लगता ठीक है, क्योंकि मैं अपने आसपास ऐसे देख रही हूँ 18 साल के, 19 थोड़ा साल के, नए अब लोगों के लगता साथ है कि हैंग यार आउट करो 10 आप, साल ठीक है। छोटे मेरे से। ओहो, मैंने अभी एक शो बनाया था जियो हॉटस्टार पे, वो जेंजी के लिए ही था। तो मतलब वो 2005 के बाद जो पैदा हुए वही लोग आए थे। सच में ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी मतलब मुझे लगता है इनको बैठना चाहिए इनके पास। हमें इनका दुनिया को देखने का पूरा एक नज़रिया अलग है, डिफरेंट पूरा है, पर्सपेक्टिव अलग है। हाँ, जज नहीं करना चाहिए। आई लव यू जेंजीज, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी मूवी का डायलॉग था आई थिंक ये, कि तुम गलत नहीं हो, तुम बस मेरे से बहुत अलग हो। हाँ, ये हाँ। कहा बनी, ये जवानी है दीवानी। yes. हाँ, तो आई थिंक वो वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं मेरे को भी अडेप्ट करना चाहिए। सो ठीक है, आई विल ट्राई टू लव यू जेन जी। मेरा क्या ना कि मैंने जब ज्योतिष शुरू किया था ना साधिका जी, तो बहुत डिपेंडेंट होते हैं हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं दूसरों के सॉफ्टवेयर पे, दूसरों की कैलकुलेशंस पे, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत मैथमेटिकल काम है। हमारे पास मेरी खुद की बनाई कुंडली थी नहीं, और हर एस्ट्रोलॉजर का एक एम्बिशन होता है कि वो अपनी खुद की कुंडली कभी बना सके, जिसमें उसकी नॉलेज, उसका सब कुछ लिखा हुआ हो, बताया गया हो। तो और क्योंकि अच्छा इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कि अकेले मेरे करने की बस की बात नहीं है। तो हम अब तो एस्ट्रोलॉजर्स की हमारी टीम बन चुकी है, कई सारे स्टूडेंट हमारे साथ ही अब काम करने लगे
लग गए हैं। तो मैंने ये अपनी खुद की पहली कुंडली बनाई, इसलिए मुझे इस पर बड़ा प्राउड होता है, ठीक है। इसका नाम है कॉस्मिक कोड, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में आपकी कुंडली ही, बट ये कुंडली है एक नए ज़माने की, जिसमें आपको पूरा ये कलरफुल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लगभग हर चीज़ आप इसमें देखोगे, और आपके हर एक हाउस की बात है। इवन हमने पहली बार शायद किसी ने किया है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी इसमें डाला है हमने। तो जो आपके जो आउटर प्लैनेट्स हम जैसे बोलते हैं, उसकी भी बातें हैं, दशाएं हैं, प्रेडिक्शन है, हर रेमेडीज़ हैं, एवरी यू नेम इट, वो यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अगर किसी का मार्स के अंदर मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, तो कब टाइम भी लिखा है कि 20 फरवरी से 19 जुलाई तक, ठीक है, 2034 तक। तो पूरा हमने यहाँ पे कई सालों का प्रेडिक्शन भी लोगों को देने की कोशिश की है। और मुझे आर्ट कला बहुत पसंद है ना, मेरा शुक्र अच्छा है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को खूबसूरत देखना चाहता हूँ, सुंदर देखना चाहता हूँ। तो हमने इसे बोरिंग नहीं बनानी, वो ऐसी लंबी वाली कुंडली नहीं, हम इसको थोड़ा कलरफुल बनाएंगे। तो ये कॉस्मिक कोड सुंदर भी बनी है, मेरे को यहीं दूर से देख के बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। आई थिंक फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजी लवर्स ये वाली किताब वो चीज़ होगी जो शायद वो नीचे नहीं रख पाएंगे किताब को। ये ऐसा मैंने बनाया कि घर में लड़ाई होनी चाहिए, अगर एक के पास आ जाए तो दूसरा कहे कि भैया मेरा कहाँ है, ठीक है। अभी लड़ाई से मेरे को याद आया प्यार मोहब्बत, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसेंगे कि कैसे याद आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे प्यार मोहब्बत है वहाँ पे हो नहीं सकता कि लड़ाइयाँ ना हो। तो देखो हमारी जो ऑडियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, उन लोगों के लिए ज़्यादातर 2 ही विषय रहते हैं उनकी लाइफ में, एक है कि जॉब और दूसरा है कि गर्लफ्रेंड। ये आपके भी जीवन के यही 2 विषय हैं। हाँ, मेरे भी जीवन के यही हम 2 विषय सबके जीवन के यही 2 विषय होते हैं। सही बात है, सही बात है। मेरे भी घर वाले मेरे को कभी कभी बोलते रहते हैं कि आप थोड़ा सोचो, अब आप अपनी शादी आदि के बारे में सोचो। और ऐसी सिमिलरली हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही आती है कि प्यार के साथ डील तो कैसे करें, बट सबसे पहले प्यार में पड़े कैसे। तो उसके लिए आप आज हमें थोड़ा सा बताओ कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। पहले तो जैसे एस्ट्रोलॉजी जब आप सीखते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल शादी से और प्यार से जुड़े ही आते हैं। मतलब मैं कहता हूँ अगर 10 लोग आए उसमें से 6 से 7 मेरी शादी कब होगी, या मुझे कब इससे छुटकारा मिलेगा, यही इससे रिलेटेड ही सवाल होते हैं आपके। थ्रू द मेरी तो हुई नहीं है, इसलिए मैं कोई होता नहीं हूँ लोगों को प्यार का ज्ञान देने वाला, लेकिन फिर भी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लोगों से बातें कर कर, आपका विवाह हो या फिर आपकी रिलेशनशिप हो, वो कभी अच्छी नहीं चलेगी। एक समय ऐसा आएगा आपकी रिलेशनशिप में जब आप कहोगे कि यार सही किया या गलत इंसान के साथ चले आए, चाहे आप किसी के साथ चले जाओ। देयर इज़ नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई बहुत ज़्यादा लॉयल है तो वो रोमांटिक नहीं है, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो समय नहीं है, किसी के पास समय ज़्यादा है तो वो वेल्ला बैठा है, उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। प्यार तभी कहिएगा आपको किसी से हो गया जब आपको उसके साथ बोर होने में मज़ा आने लग गया है, ठीक है। जब आप एक कमरे में बैठे हो और आप बातें नहीं कर रहे हो, पर फिर भी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको, बस आप तभी समझिएगा कि आपको प्यार हो गया, आपको प्रेम हो गया है। तो यही रीज़न है। प्लस अगर हम इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दें तो जो स्पेशली जो फीमेल हैं उनको ये सोचना चाहिए, उनको जिससे प्यार हो रहा है क्या वो आपको दुनिया से छुपा रहा है या फिर अपने परिवार के सामने आपको एक्सेप्ट कर रहा है। कोई लड़का अगर ऐसा कहे, ठीक है, लेकिन लड़कियों का बनता है, समाज या सोसाइटी ये देश में ऐसा ही चलता है, पर लड़कों को इतने गट्स होने चाहिए कि वो आप अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करा ले। अगर वो नहीं करा रहा तो दाल में कुछ काला है, ये समझ के चलिएगा। कमिटमेंट, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में फ़र्क क्या है? कमिटमेंट का फ़र्क है, ठीक है। एक जगह आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप हम ट्राई करेंगे, हम चेक करेंगे। एक जगह आप कमिटमेंट दे रहे हो कि अब जो होगा निभाएंगे, हम जीवन में देखे जाएंगे। तो आप किसी के साथ भी प्रेम में हो या किसी के साथ भी आपका विवाह हुआ हो, एक पॉइंट आएगा जब आपको ऐसा डाउट होगा कि भैया कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। लेकिन आप किसी के साथ भी करते तो यही होता है। प्यार वही है कि जब चीज़ें मैसी हैं, जब चीज़ें ख़राब हैं, जब चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं, क्या तब भी आप टिकने के लिए राज़ी हो? क्योंकि देखिए हर वक्त कोई ना कोई बेहतर मिल जाएगा। वो हम कहते नहीं है ना कि मुझे तुमसे बेहतर मिल जाएगा या तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा। ये बात सच है। हर पॉइंट ऑफ टाइम में कोई ना कोई आपसे बेहतर बैठा हुआ है जो मिल जाएगा, और उससे भी बेहतर बैठा हुआ है। पर दिक्कत ये है, मैंने तुम्हें चूज़ किया था ना, मैंने तुमको अपनाया था, ठीक है। तो बस मैंने चूज़ कर लिया, अब मैं इसी को बेहतर बनाऊंगा। ये वाली भावना जिस दिन आ जाएगी विवाह में या आपके प्रेम में, तो रिलेशनशिप शब्द कहना भूल जाइए, छोड़ दीजिए। रिलेशनशिप में मत विश्वास रखिए, पार्टनरशिप में विश्वास रखिए, ठीक है। पार्टनरशिप कर रहे हो आप, कुछ अच्छा आपका है, कुछ अच्छा है सामने वाले का। कभी आप 30 पे होगे, कभी वो 70% होगा। तो रिलेशनशिप 50-50 नहीं होती, हमेशा 30-70, कभी 40-60 और कभी कभी 100-100 भी होती है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर योग होता है जिसमें शादी होती है, या कोई इज देयर अ राइट एज? यस, अगर बायोलॉजिकली बात करें तो 16 साल राइट एज है। अगर सोशली बात करें तो 26 साल राइट एज है। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो 30 साल एक राइट एज है। और अगर लॉजिकली बात करें तो कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट। और ये ज़्यादा सुन के मज़ा आया है ऐसे इंसान से जिन्होंने ओपल पहना हुआ है अपनी
अपनी उंगली में। सो अब थोड़ा ढंग का भी आंसर दे देता हूँ। जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके 7th हाउस से, 7th हाउस लॉर्ड से 9th हाउस से, 9th हाउस लॉर्ड से कनेक्शन बनाता है, तब आपकी शादी होती है। अभी आपको ये बात, ये स्टेटमेंट तब समझ में आएगा जब आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक। तो आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, थोड़ी बहुत ज्योतिष सीख लीजिए, इतने में आपको समझ आएगा कि वो कौन सा साल है जब मेरा विवाह हो सकता है। कुछ प्लैनेट्स हैं जो शादी होने नहीं देते, उसमें सबसे भयंकर है शनि। शनि का काम है देरी कराना, ठीक है। और शनि की दृष्टियाँ, एक तो अगर शनि 5वें घर में बैठा है तो जरूर काम करेगा, और 10वें घर में बैठा किसी की भी कुंडली हो जरूर काम करे। मैंने आज तक इसको फेल होता ही नहीं देखा कभी। तो 5वें और 10वें घर में दोनों में शनि आपके विवाह के घर को देखता है तो डिले कराता है, और विवाह हो जाता है तो लड़ाई झगड़े कराता है। पर ये शनि ही है जो कहता है कि अच्छा, जिनके 7वें घर में, विवाह के घर में शनि बैठा होता है, ये शादी के 1-2 साल में इनको फील हो जाता है भैया गड़बड़ हो गई, गलती कर दी, नहीं टिकेगा। क्योंकि इनको पार्टनर ही ऐसा मिलता है जो कोल्ड होता है, कोल्ड नेचर का होता है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होता है वो। लेकिन शनि लंबी दूरी की यात्रा की भी तो बात करता है, तो इनको पार्टनर ऐसा मिलता है जो कितनी लड़ाई झगड़े के बाद आपको छोड़ेगा नहीं, आपका साथ ज़रूर, आपके साथ ज़रूर रहेगा। बस आप उसको मत छोड़ देना 1-2 साल में। तो हर शनि जिसका है 7वें में, गुरु की दृष्टि नहीं आ रही, तो उनकी 1-2 साल में यही होने वाला है। टिके रहो, लगे रहो, लंबी चलेगी आपकी शादी। इसके बाद अगर आप कहो तो कुछ जैसे आजकल आपने बोला, कुछ शब्द बोला था कि मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग, हाँ ठीक है, हुकअप कल्चर, हुकअप कल्चर बोला आपने, ठीक है। सो शुक्र है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुक्र प्रेम है, ठीक है, और उस शुक्र को पता नहीं है कि उसे कितना प्रेम चाहिए, उसे ज़्यादा में मिल जाए तो चलेगा, ठीक है। तो शुक्र चाहता है कि उसे कई लोग प्रेम करें, पर शुक्र के पास हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो शुक्र एक बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, इसलिए वो है उसके अंदर, उसको क्रेविंग होती है कि प्यार मुझे कहीं से मिल जाए, अच्छा लगेगा। जैसे किसी भी सुंदर लड़की को कोई तारीफ़ करता है, अच्छा ही लगता है। मुझे भी मेरी कोई तारीफ़ करेगा, फीमेल होगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा, थोड़ा सा ऐसे गाल ब्लश हो जाएंगे मेरे। तो शुक्र ऐसा ही है, उसको उपद्रवी बनाते हैं या तो मंगल या तो राहु। तो जिनके कुंडली में शुक्र के साथ मंगल मिलता है आपको, ये फिर मंगल एनर्जी आ जाती है ना, तो शुक्र अब कहता है अब साथी मिल गया, अब करते हैं कल जाके। तो फिर ये लोग अफेयर वगैरह में ज़्यादा या मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं। और राहु, ठीक है, राहु तो है ही आतंकवादी, ठीक है, तो उसको ठीक है, उसको चाहिए ही कि भाई ये सीधे रास्ते पे क्यों चल रहे हो, मुझे तुम्हें तो टेढ़ा चलना है ना। तो शुक्र के साथ जब मंगल मिलेंगे, या एक चीज़ होती है ट्राइन में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि शुक्र से 5 हाउस काउंट करिए, फिर 9 हाउस काउंट करिए, ठीक है, हम फोटो लगा देंगे। वहाँ पर अगर मंगल या राहु बैठा है तो अच्छी पॉसिबिलिटी है। पर अब बचाने के लिए भी, हम खराब करने वाले हैं तो बचाने के लिए अगर गुरु मिल जाए शुक्र के साथ, हर वो मेल जिसका शुक्र को गुरु देख रहा है, वो जब शादी करेगा उसकी वो अपनी भी और अपने पार्टनर की भी ज़िंदगी बना देगा। और हर वो फीमेल जिसके मंगल के, क्योंकि मंगल हस्बैंड है, जिसके मंगल के साथ जुपिटर बैठा हुआ है या ट्राइन में आ रहा है, वो अपने पति की, अपने हस्बैंड की ज़िंदगी बना देगी। ये इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो कि सेपरेशन या डिटैचमेंट की बातें करता है। तो जब शुक्र के साथ केतु जुड़ जाता है, ठीक है, स्पेशली मेल चार्ट्स में या मर्द की कुंडली में, तो उसको अपने पार्टनर से डिटैचमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, वो बोर जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर शुक्र है, इधर उसके साथ केतु बैठा है साथ में। या फिर शुक्र से काउंट करिए, कहीं 5वें में या 7वें में केतु आपको दिख जाए, या 9वें में केतु दिख जाए, तो वो डिटैचमेंट उनको जल्दी आ जाता है। गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। इसमें कुछ भी कंफर्म मत मान लेना, ये सब ऐसी बातें हैं जो कि कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं हॉरोस्कोप में आपको, पर जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर एक फीमेल के चार्ट में मंगल के साथ कहीं केतु आ जाए, ठीक है, तो उसके हस्बैंड की लाइफ भी, हेल्थ इश्यूज़ भी करा देते हैं, और कई बार अलग होने का भी चांसेस बन जाते हैं। और कई बार हम समाज, सोसाइटी इसके चक्कर में अलग नहीं होते, पर हम मेंटली अलग हो जाते हैं, ठीक है, कि भैया अब तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। तो ये विवाह के कुछ मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए। शुक्र से ही सब डिपेंड करता है। शुक्र एक्चुअली दोनों कुंडली में, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में आप देख सकते हो। पर अगर आपको और एक्यूरेट जानना है तो फीमेल की कुंडली में मंगल देखा करिए, वो उसके हस्बैंड का पूरा इतिहास बता देगा। जैसे मंगल के आगे सूर्य बैठा है ना, तो आपसे शादी करके आपका हस्बैंड फेमस हो जाएगा। मंगल के पीछे सूर्य बैठा है तो एक ही हाउस में, या जैसे मान लीजिए 7th हाउस में मंगल था, 6ठे घर में सूर्य था, तो फेमस आदमी से ही शादी होगी आपकी। और 7th हाउस में मंगल है, मान लेते हैं 8th हाउस में सूर्य है, तो आपसे शादी करके हस्बैंड फेमस होगा, ठीक है। मंगल के आगे राहु बैठा हुआ है, तो शादी करके आपका जो पति है वो घर छोड़कर विदेश जाएगा या घर से दूर चला जाएगा। किसी के 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है, ये वही जो कहते हैं सासें नहीं होती, जो इन लॉज होते हैं कि हमारा घर तोड़वा देगी, ये तो हमें बहुआ को, हमें लल्ला को अलग कर देगी हमसे। 7th अगर किसी फीमेल के 7th लॉर्ड 10th में बैठ जाता है तो ये घर बदल जाता है इनका, जिससे शादी करेगी वो शादी के बाद अपना घर बदल देगा। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं अच्छा है बड़े घर में जाओगे आप, ये सोच के रखना है, ठीक है आपको। इम्प्रूवमेंट। और ऐसे कोई ज़ोडिएक साइंस, एक चीज़ और है, घर बदलता है, पता है, जो लोग कई साल लगातार वैष्णो देवी चले जाते हैं ना, वो उनका घर बदल जाता है। हाँ? यस, वो 2 BHK से 3 connection BHK। होता है? आपको वैष्णो देवी की कथा मालूम है कि वैष्णो देवी बनाया कैसे गया था?
मेरे है? को ऊपर से पता तो है क्या कथा था में कि से नहीं। एक गोरखनाथ ऋषि थे, उनके जो शिष्य कह लीजिए वो भैरवनाथ थे, ठीक है। तो भैरवनाथ और गोरखनाथ अपने आप को थोड़ा सा ऐसा मानते थे। मैं थोड़ा सा हो सकता है त्रुटि के साथ बता रहा हूँ कि हम थोड़े ज़्यादा ज्ञानी हैं या सात्विक हैं या फिर संत महात्मा की कैटेगरी में आते हैं, इनके अंदर थोड़ा अहम आ गया था। तो उस समय जो माता वैष्णो देवी थी वो एक छोटी सी कन्या थी, उसे वैष्णवी नाम था उनका। तो एक कोई सज्जन थे, वो कटरा के पास में रहते थे, उनके घर में माता ने उनको कहा कि आप ना थोड़ा भोज रखो, सभी लोगों को बुलाओ, ठीक है। छोटे बड़े हर तबके के लोगों को बुलाओ। तो भैरवनाथ जी को भी बुलाया गया। अब माता के हाथ, माता खाना बांट रही थी। भैरवनाथ जी ने कहा कि अरे तुम अच्छा भैरवनाथ जानते थे ये माँ दुर्गा हैं, ये माता हैं, पर वो बता नहीं रही थी किसी को। अब भैरवनाथ उनका पीछा करने लग गए। माता उनसे पीछा छुड़ाने, मेरा पीछा मत करो। अब माता कभी जाएँ तो कभी चरण पादुका पे, कभी बाण गंगा पे बैठे, भैरवनाथ पीछे पीछे लगे हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। हनुमान जी भी बीच में आए थे थोड़े टाइम के लिए, उससे भी युद्ध हुआ, पर वो भैरवनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर माता भवन में जाकर एकदम गुफा के अंदर बैठ गई कि अब जाकर भाई मुझे इससे थोड़ा छुटकारा। तब भी भैरवनाथ ने, माता ने कहा कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। त्रिशूल मारा, गला कट गया। फिर वो भैरवनाथ 8 किलोमीटर लगभग दूर चले गए। तो वैष्णो देवी में फिर माता वहाँ पे विराजमान हो गई, जो हम कहते हैं कि 3 देवियों की वहाँ पे जो पिंडी है वो बनी हुई है। अगर आप इस पूरी कथा को देखोगे तो आप देखोगे कि माता एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से भवन, तीसरी जगह पे जा रही हैं। कोई भी धर्म स्थान होता है, उसकी जो कथा है आपको वहाँ जाने से वही मिलता है, ठीक है। तो जो लोग बार बार वैष्णो देवी जाते हैं उनको उनकी जगह बदल जाती है, वो घर बदल जाता है। जो होंगे वो कंफर्म कर देंगे कमेंट में। ऐसे ही आप देखोगे कि तिरुपति बालाजी है, ठीक है, उसकी कभी कथा पढ़िएगा। ये मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाकर इच्छा ही क्यों पूरी होती है, वाह सारे डिज़ायर वहाँ पे पूरे हो जाते हैं। क्यों? तिरुपति बालाजी की मूर्ति वेस्ट साइड में है, जो अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था, इच्छा की डायरेक्शन है। तो जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इनकी कथा पढ़ा करिए, वही मिलेगा आपको अगर यहाँ पर आप बार बार जाने लग जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा घर बदलने की आपने बात कही ना, तो ऐसे भी घर बदल जाते हैं और अच्छे सेंस में बदलते हैं, ठीक है। और ये आपने एक्चुअली बहुत सही बोला, क्योंकि महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है, वहाँ पे जाके लोगों की लाइफ से टॉक्सिसिटी ही हटती है। केदारनाथ मैंने बोला ना, मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि केदारनाथ की कथा आप सुनिए। पांडव ने युद्ध खत्म हो गया, महाभारत का काल खत्म हो चुका है, उन्होंने अपने भाई बंधुओं, अपने दादाओं को खत्म कर दिया है। युधिष्ठिर ने 40 साल राज भी किया हस्तिनापुर पर। उसके बाद अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा आपके पास लग्जरी और सब कुछ आ जाता है ना, आप उससे बोर हो जाते हो, ठीक है। आपको इस पूरी दुनिया में कोई चीज़ हमेशा खुशी नहीं दे सकती। तो अब यही चीज़ें पांडवों के साथ भी हो रही थी कि यार राजपाट भी कर लिया, 40 साल हो गए राजपाट करते हुए, अब हम क्या करें। और उनके जो सखा थे, जो उनके गुरु थे, वो भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, उनके पास गए सभी लोग। उन्होंने पूछा कि ऐसी हमारे मन में व्यथा चल रही, हम क्या करें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी व्यथा ना शिव जी ही दूर कर सकते हैं, जाओ शिव जी को ढूंढो। और इतना कहने के बाद थोड़े टाइम बाद भगवान श्री कृष्ण भी बैकुंठ धाम चले गए, वो और अकेले हो गए पांडव। अब पांडवों ने सोचा कि परीक्षित को राजा बना देते हैं और हम अलग अपना भगवान शिव को ढूंढने चले जाते हैं। कभी इधर ढूंढा, कभी उधर ढूंढा। फिर किसी ने बोला कि अरे वहाँ पे जाओ, उधर हिमालय के आसपास मिलेंगे, तो वहाँ पर गए। देखते देखते बहुत टाइम हो गया पांडवों को, द्रौपदी भी उनके साथ थी। अचानक से एक बहुत बड़ा सा बैल आने लगे, बहुत विशाल बैल, छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल बैल वहाँ पे प्रकट हो जाता है। और वो भीम की तरफ दौड़ने लग जाता। भीम तो थे ही बलशाली, भीम ने उसके सींग पकड़े और उसको वहीं पे गाड़ दिया बैल को, ठीक है। उसका जो हम्प होता है वो रह गया, बाकी पूरा बैल ज़मीन में धंस गया, ठीक है। और वही हम्प आज हम कहते हैं कि केदारनाथ में है, ठीक है। क्यों जा रहे थे पांडव वहाँ पे? मुक्ति की तलाश करने के लिए, इससे उसे मुक्ति धाम कहते हैं। इसीलिए जब मैंने आज बताया भी आपको, वहाँ जाने से आपको आपके अंदर जो गिल्ट भरे हुए हैं, जो दर्द भरे हुए, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो जिस भी तीर्थ स्थल पे आप जा रहे हो उसकी कथा समझिए। जिस दिन आप कथा समझ जाओगे, आपको उस तीर्थ स्थल पे बार बार जाने से वही मिलेगा। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है, और कितना ज़्यादा सब कुछ हमारे कल्चर से इंटरस्पोज्ड है। ये अलग चीज़ें नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा आधी हुआ है। चीज़ों में मानते और आधी चीज़ों में नहीं मानते, बट आई थिंक कि अगर आप एक चीज़ में मानते हो ही नहीं सकता कि वो दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नहीं तो मैं कनेक्ट कर दूंगा, नहीं और ऐसे ही मुझे आप थोड़ी देर पहले चाइनीज़ चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे थे। तो आपने बताया कि जैसे मेरा रैट से वो है, क्योंकि मैं 96 बॉर्न हूँ, तो ये वाली कहानियाँ कैसे आई? ये सिर्फ एनिमल्स क्यों चूज़ तो होता है क्या है कि चाइनीज़ भगवान थे वो, ठीक है। उसे उन्हें स्वर्ग का देवता बोला जाता था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ठीक है। पर ऐसे ही जब आप किताबें पढ़ते हो तो ऐसे आता है चाइनीज़ गॉड,
ठीक है, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, चाइनीज़ भगवान। तो उन्होंने सोचा कि यार ये टाइम का कुछ कैलकुलेट करने का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे ही चला जा रहा है, कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने 12 एनिमल्स को चूज़ किया और कहा कि तुम्हें एक रेस लगानी है, ठीक है, जो नदी को पहले क्रॉस कर जाएगा वो पहला साल उसके नाम से शुरू होगा, ठीक है। अब सारे एनिमल आए, वहाँ पे चूहा भी आया, ऑक्स भी आया, टाइगर भी आया, डॉग भी आया, ड्रैगन भी जो उनके यहाँ एक फैंटेसी एनिमल माना जाता है, और मंकी भी आया, गोट भी आई, वहाँ पर पिग भी आया, सारे एनिमल वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक लाइन में खड़े हो गए। अब रेस लगने वाली है। अब चूहा क्योंकि वो बहुत चालाक था, विटी था, तो उसने सोचा कि भाई मैं तो रेस जीतने वाला नहीं हूँ, ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे धुरंधर खड़े हुए हैं, मुझे कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइगर के पास गया कि और भाई कैसे हो, सब बढ़िया, ठीक है। तो टाइगर कहा कि बेटा मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, टाइगर्स आर लाइक दिस, ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं। तो फिर उसने कहा कि सबसे भोला भाला यहाँ पे कौन सा प्राणी है, तो जैसे हमारे कल्चर में आप देखोगे तो गाय भैंस इनको बहुत भोला, बछड़े इनको भोला माना जाता है। तो वो ऑक्स के पास गया, ठीक है, ऑक्स से कहा कि यार तुम्हारे पीठ पे चढ़ जाएं, तुम तो दौड़ोगे तेज, तो तुम भी दौड़ लेते हो, टाइगर के बराबरी के हो। तो वो भोले बारे कहा बैठ जाए यार, क्या होता है, ठीक है। अब रेस शुरू होती है, सब लोग रेस दौड़ में लगाने लग जाते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, ऑक्स सबसे तेज, टाइगर जस्ट उसके पीछे। जैसे ही किनारा आने वाला था चूहा कूद गया, ठीक है, और वो फर्स्ट बन गया, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने आपको कहा था कि बहुत चालाक, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग होते हैं और मुसीबत के समय में क्या जुगाड़ बैठाना है या क्या दिमाग लगाना है इनको आता है। और ऑक्स से आपको भोले भाले मिलेंगे, टाइगर आपको टाइगर जैसा होता है वैसे नेचर के मिलेंगे। तो क्या होता है कि इनका पूरा पूरा साल होता है साथिका जी। जैसे 96 से सारे लोग जो हैं वो रैट हैं, ठीक है, और उसके बाद 97 आएगा तो सारे ऑक्स हैं, 95 है तो सारे पिग में आ जाते हैं। मैंने इस पे यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया है लोगों को समझाने के लिए। पर आप कहोगे यार ये तो फिर वही बात होगी, तो जनरलाइजेशन हो गया, तो पूरा पूरा साल दे दिया आपने। कितने सारे लोग, कितने करोड़ों लोग। हाँ, तो फिर इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे आप जो हो वो आप एक फायर रैट हो, ठीक है, ऐसे ही 12 साल बाद जो पैदा होगा वो वुड रैट होगा, मेटल रैट होगा, या फिर एलिमेंट होते हैं, पंच तत्व होते ना, तो फिर रैट को 5 तत्वों में बांट दिया गया। फिर इन 5 तत्वों को यिंग और यांग में बांट दिया गया। तो ये थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, फिर और ज़्यादा एक्यूरेट पता चलता है। जैसे कि ये जो साल था ये स्नेक का साल था, ठीक है, 2025 इज़ अ ईयर ऑफ स्नेक। तो स्नेक क्या करता है, स्नेक अपनी चमड़ी को उतार देता है, ठीक है। तो ये साल ऐसा ही था, इसने कई चीज़ें ख़त्म करके न्यूनेस की तरफ चला गया। और अगला साल जो आने वाला है हॉर्स का साल है, ठीक है, बी केयरफुल, आपके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, हॉर्स के साथ रैट की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा अपना थोड़ा। इस साल मैंने अपने गुस्से का ध्यान रखा है, अगले साल मैं देखती हूँ किन चीज़ों का। आपको उपाय बताऊंगा मैं, आपकी किताब में लिखा रहेगा। ठीक है। तो अभी आपने मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, हमने आज रुद्राक्ष के बारे में सीखा, हमने जेम स्टोन्स के बारे में सीखा, आपने यंत्र भी मेंशन किए थे, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताओ। देखिए, एक तो यंत्रों को ना हम वो समझते हैं कि दिवाली में खरीद के लाएंगे, घर में लगा देंगे और बस कुबेर यंत्र लग गया, लक्ष्मी यंत्र लग गया, पैसा ही पैसा होगा, या अपनी दुकान में हमने इसको 100 पीस बना दिया है। पर यंत्रों का जो साइंस, यंत्र का मतलब होता है टूल। जैसे आपको ये इस माइक खोलना है तो यू नीड अ पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, फिर आप इसको खोलोगे, टूल। तो कोई काम सिद्ध करने के लिए यू नीड अ टूल। ऐसे ही यंत्र बनाए गए थे हमारे धर्म के अंदर या फिर हमारे विज्ञान के अंदर, पर लोग भूल गए इसको, ठीक है। लेकिन अभी साउथ इंडिया में अभी भी ये बहुत पॉपुलर है। यंत्र वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो आप खुद से खुद बनाते हो, ठीक है। और यंत्र ऐसे आप देखते हो ना कि वो पूरी एक ज्योमेट्री है, जिसे हम सेक्रेट ज्योमेट्री बोलते हैं। उसमें स्क्वायर होता है, उसमें लोटस लीफ होती है, उसमें थोड़े सर्कल होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। अपवर्ड ट्राइंगल का अलग मीनिंग है। जैसे श्रीयंत्र देखोगे तो अपवर्ड ट्राइंगल भी हैं जो मेल एनर्जी है, और डाउनवर्ड ट्राइंगल भी है जो फीमेल एनर्जी है, उनका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका श्रीयंत्र। पर अगर आपको जैसे अभी मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर दूंगा, ये यंत्र वो यंत्र, हर प्लेनेट का भी यंत्र होता है। सूर्य का यंत्र सिर्फ एक स्क्वायर है, जस्ट अ स्क्वायर। चंद्रमा का यंत्र एक सर्कल है, जस्ट अ सर्कल, ठीक है। और केतु का यंत्र होता है, या शुक्र का यंत्र मैं कहूँगा इसको, या चलो इसकी केतु का ही मान के चलिए फिलहाल के लिए, ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपको अनुभव करना है कि आप यंत्र कितने पावरफुली काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक रिस्की रेमेडी बता रहा हूँ। ये रेमेडी करने के बाद घर में आग लग सकती है, घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो खराब हो सकता है, थोड़े पैसों का नुकसान भी हो सकता है, पर जिनका शुक्र अच्छी जगह बैठा है उनको पैसे आने लग जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन एंटरटेनमेंट, आपको अगर नुकसान होने लग जाए आप तुरंत हटा दीजिएगा, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसे वहाँ पर रखिएगा। जस्ट मेक अ ट्राइंगल ऑन अ वाइट पेपर, ठीक है। अब ट्राइंगल किस कलर का होगा ये बताएगा आपकी कुंडली में शुक्र किस राशि में बैठा है। अगर वो 1 नंबर या 8 नंबर में बैठा है तो लाल रंग का ट्राइंगल आप बनाओगे। अगर आपका शुक्र 2 नंबर या 7 नंबर में बैठा है तो आप सफ़ेद रंग का ट्राइंगल बनाओगे, या चावल के पानी से या चावल के पाउडर से ट्राइंगल बनाओगे। अगर आपका शुक्र 3 या 6 नंबर की राशि में बैठा है तो आप हरे रंग से ट्राइंगल बनाओगे। अगर आपका शुक्र 4 नंबर की राशि में बैठा है तो फिर अगेन आप सफ़ेद रंग से बना सकते हो, या मल्टी कलर का यूज़ आप 2 और 7 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, पर सफ़ेद बना लीजिए, ठीक है, चलेगा। सिल्वर
सिल्वर कलर का बना लीजिए। वहीं पे अगर आपका शुक्र जो है वो सूर्य की राशि यानी 5 नंबर में बैठा हुआ है, तब आप ऑरेंज कलर का ट्राइंगल बनाइए। वहीं पे अगर शुक्र आपका 9 या 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, तो आप बनाएंगे पीले रंग का या हल्दी से बनाएंगे ट्राइंगल। और शनि की राशि यानी कि 10 या 11 नंबर में बैठा है, तो ब्लैक कलर का ट्राइंगल आप बनाएंगे। तो कलर यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। उसके बीच में अपना पूरा नाम लिखिए। वो नाम मत लिखिए पप्पू सिंह तिवारी, ठीक है, जो असली नाम है आपका, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो, उसमें अगर फादर का नेम है या ग्रैंडफादर या मदर का नेम है वो हटा दीजिए। अपना फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो वो, और अपना सरनेम, इतना लिख लीजिए। ये काम आप शुक्र के होरा में करेंगे, ठीक है, वीनस के होरा में, ठीक है। तो आप बस गूगल पे टाइप करिए होरा, आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट, इवन आप होरोकॉस्मो जो ऐप है उसमें भी होरा का एक सेक्शन आता है, उस पर भी क्लिक करके पता कर सकते हो कि आपके यहाँ पर कौन से टाइम में शुक्र का होरा चलने वाला है। उसके बाद आपको अब घर में एक दिशा चूज़ करनी है जहाँ पे लगाना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ईजी करके बता रहा हूँ। आपका यंत्र तैयार है, बस इतना ही यंत्र बनाना था। अब आपको बस डायरेक्शन ढूंढनी है। डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है। इवन जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट को हम अच्छा मानते हैं ना, हम आमतौर पर सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में 4-5 साल सोने लग जाते हैं उन्हें लाइलाज बीमारी हो जाती है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्रूव्ड है, ठीक है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने नॉर्थ ईस्ट, जब कुंडली मुझे जवाब ही नहीं दे रही कि यार इस व्यक्ति को, कभी परसों ही क्लाइंट आए थे, कह रही मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, कुंडली में कुछ योग ही नहीं मिल रहा मुझे कि कैसे हो गया इसको ये कैंसर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं उनके फैमिली, ठीक है, उनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों सो रहे हैं। तो हस्बैंड को मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, वाइफ को कैंसर जैसी ऐसी बड़ी बीमारी डिटेक्ट हो गई है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, ना बच्चों का ना आपका। हमें लगता है कि ये मंदिर की दिशा है, ये भगवान की दिशा है, तो हम भी वहीं पे सो जाएं। नहीं, आपके सोने के लिए नहीं है वो। वहाँ पे लाइब्रेरी बनाइए, स्टडी बनाइए, ऑफिस रूम बनाइए, टॉयलेट मत बनाइए और बेडरूम मत बनाइए, ठीक, किचन भी मत बनाइए। तो ये नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी सेक्रेड डायरेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वो आपके घर की पूरी प्रॉस्पेरिटी को डिपेंड करता है। ऐसे ही अभी पिछले कुछ महीनों से मेरे घर में कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसे इंडियन पेरेंट्स आए जो कह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो समलैंगिक हो गया है, या वो गे हो गया, या वो लेस्बियन हो गया है, या ऐसे जो होता है ना कि आई एम मेल बट इन अ फीमेल बॉडी, आई एम फीमेल इन अ मेल बॉडी, ऐसे टाइप की बातें मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है। मैं इसको सही गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। पर कुंडली से कैसे पता करेंगे? तो कुंडली में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बुध की होती है। अगर आपका बुध पीड़ित है, यानी मंगल के साथ बैठा है, मंगल की दृष्टि में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, मंगल ऊपर से देख रहा है, यानी अच्छा खासा बिगड़ना चाहिए बुध आपका, तब जाकर ऐसी चीज़ें व्यक्ति एक्सपीरियंस करे, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। प्लस मैंने एक चीज़ जो गौर करी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं लिखा नहीं है, अगर आपका बच्चा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है लंबे टाइम तक, या ईस्ट साउथ ईस्ट, ये दो डायरेक्शन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है बच्चा, तो भी इस तरह की कंप्लेन करेगा। या फिर मम्मी मैं परेशान बहुत हूँ, या फिर मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है, इस तरह की कंप्लेन आपका बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो दिशाएं, जो वास्तु जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इम्पैक्ट होता है। वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, शुक्र का यंत्र लगाना कहाँ पर है, ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस या 5th हाउस में आपका शुक्र बैठा हुआ है तो आप ईस्ट की डायरेक्शन चूज़ करेंगे। अगर 2nd हाउस में आपके वीनस है तो नॉर्थ वेस्ट में, 3rd हाउस में अगर आपका वीनस है, या फिर 8th हाउस में वीनस है आपका, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप चूज़ करेंगे। अगर आपका वीनस 4थे घर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप चूज़ करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपका वीनस 6ठे घर में है तो नॉर्थ, 7वें में है तो साउथ, 8वां बता ही दिया मैंने, 9वां हो जाता है घर का सेंटर, पर आप फिर से नॉर्थ ईस्ट चूज़ कर सकते हो। 10 और 11 में वेस्ट डायरेक्शन, और 12वां घर जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप ये यंत्र लगाइएगा। एंड जस्ट रेडी रहिएगा कि कुछ होगा। 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट मिल जाए। यंत्र सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देते हैं, इतनी जल्दी बहुत मतलब टूल है ना, पेचकस मिल गया तो खुल ही जाएगा ना वो। इतने पावरफुल यंत्र होते हैं, बस आपको उनको सही यूज़ करना है। अब क्योंकि मैंने सबके लिए बताया, तो क्योंकि एक्चुअली में कुंडली देखकर बताया जाता है कि आपको कौन सा यंत्र बनाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशन भी दे रहा हूँ कि गड़बड़ हो सकता है, ना चाहो तो मत ट्राई करना। और किन किन चीज़ों के यंत्र बन सकते हैं? हर चीज़ के यंत्र बनते हैं, ठीक है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, तो सर्कल बना के अपना नाम रखे, और इसी प्रोसेस के साथ बस चंद्रमा के कलर बदल जाएगा और डायरेक्शन बदल जाएगी। आप वहाँ पे यंत्र बना के रखिए, आपको स्लीप इश्यूज़ या जो है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी आपको, या मन अशांत रहता है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। आप 2 लोगों के बीच में दोस्ती कराना चाहते हो, पार्टनरशिप कराना चाहते हो, ठीक है, तो एक स्क्वायर बनाइए, उन दोनों में उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। और उसको फिर जैसे मैंने दिशाएं बताई हैं, सूर्य, अब वहाँ पे सूर्य देखना पड़ेगा, पहले में चंद्रमा देखना पड़ता है, वहाँ जाकर आप उसको लगाइए। ये तो पति लोग उनको करना चाहिए, सास का और अपनी बीवी का नाम रखना चाहिए। कर सकते हो, इसके रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, ठीक है। पर फिर वही कहूँगा, कॉशन के साथ इसे यूज़ करिएगा, या फिर कोई अच्छे टीचर मिल जाए उनसे और सीखिएगा, पढ़िएगा, तब यूज़ करिएगा। और ज़्यादातर आप किन चीज़ों के लिए यंत्र लोगों को सजेस्ट करते हो, जितने क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे? सब पैसा, सबको पैसा चाहिए, धन चाहिए, मनी चाहिए, तो मैं उनको जो धन यंत्र होता है या जो कुबेर यंत्र होता है उसे बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। कि आप जब तक अपना यंत्र खुद नहीं बनाओगे तो आपकी इंटेंशन उसमें नहीं जाएगी। तो ये ज्योमेट्री है, उसमें आपका जो कंपस होता है, जो स्केल होता है,
है, वो सब कुछ यूज़ होता है, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है यंत्र का। ऐसा नहीं कि जैसे अब ट्राइंगल में इतना पुद्दू सा मत बना देना, ठीक है, अच्छा खासा बढ़िया ट्राइंगल बनाना, ठीक है, और सही ट्राइंगल बनाना, स्केल का यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्री बिगड़ी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पेचकस है पर उसकी निब पॉइंटेड ही नहीं है, वो ब्लंट है आगे से, तो आपके किसी काम का नहीं है। तो यंत्र अगर आप बनाना सीखो, ठीक है, या फिर यंत्र सही जगह से बनाना सीखो, इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आमतौर पे कभी हेल्थ इशू बहुत बढ़ जाता है किसी का, कि यहाँ पे मेरे बैक में पेन हो रहा है या मुझे घुटनों की सर्जरी करानी, वहाँ पे यंत्र का मैं यूज़ करवाता हूँ, लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, लोगों को काफ़ी मिलते हैं। आज हमने आई थिंक बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली, और जिन लोगों को इतना नहीं समझ आया उन लोगों को क्यूरियोसिटी तो ज़रूर मिल गई है आपकी बुक भी देख के और आपकी बातें भी सुन के, क्योंकि मैं तो घर जाके आपकी बुक में बहुत वैसे सारी हम जो चीज़ें नहीं जेंजी कह रहे थे ना, यही सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। हाँ। ये उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में, और ये फॉलो भी करते हैं। जाने से पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा सादिका जी, आप अच्छा बोलते तो हो, लेकिन उससे अच्छा जो मुझे लगता है आप सुनते भी आराम से हो। यू आर अ गुड लिसनर ऑल्सो। आपको पता है कि कब मुझे पॉज लेना है, कब मुझे बोलना है। बहुत पॉडकास्ट मैंने दिए हैं, ये चीज़ बहुत रेयर देखने को मिलती है, और आप अपने गेस्ट को बोलने का समय देते हो, तो थैंक्स टू यू सो मच कि आपने मुझे समय दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया। क्या बात है, आपने एकदम खुश कर दिया आज मेरे को। आई लव टेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट, बट थैंक यू सो मच। एंड जाते हुए आई थिंक मैं हर गेस्ट से ये वाली एक सवाल पूछती हूँ, तो मैं आज आपसे भी वही वाला सवाल पूछूंगी कि हमारे यंग लिसनर्स के लिए कोई एक पीस ऑफ एडवाइस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो चाहे वो नॉन एस्ट्रोलॉजिकल हो, बट आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज और विजडम से अगर आपको कोई देनी है तो आप क्या दोगे? कुंडली की जब हम बात करते हैं ना, तो 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको हेल्थ इश्यूज से भी बचाते हैं, और यही आपको सुकून देते हैं, नेम देते हैं, फेम देते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत एम्बिशियस लोग ही आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे। जब भगवान श्री गणेश से कहा गया था ना कि पूरे दुनिया में किसकी पूजा सबसे पहले होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो अपने मूसक पे बैठ के अपने माता पिता की ही उन्होंने चक्र लगाया था। ये स्टोरी या ये कथा आपको ऐसे ही नहीं सुनाई जाती, इसमें बहुत बड़ा सार है। एक पिता जो है वो सूर्य है, दूसरी माता जो है वो आपकी चंद्रमा है। आप देखिए अपनी माता पिता के साथ आप कैसे बात करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। इवन मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपशब्द भी बोल देते हैं, गुस्से में भी बात कर लेते हैं। माता पिता कभी नहीं बोलेंगे, आपको उल्टा नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपका सूर्य चंद्रमा खराब होगा, लाइफ में मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। और जिस दिन ये अच्छा रहेगा, राजा और रानी दोनों कुंडली में अगर स्ट्रांग है, बाकी के राहु केतु शनि राजा के सामने कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। तो अपने माता पिता को वो आपकी कुंडली भी अच्छी कर देंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी कर देंगे। सेवा करिए, ठीक है, पैर दबाइए, ठीक है। मैंने अपनी मम्मी के बहुत पैर दबाए हैं, आज भी दबाता हूँ, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ ट्रूली, क्योंकि मेरा चंद्रमा लगन में है ना, तो ऐसे लोग माता को बहुत प्यार भी करते हैं। जो भी मिला है भाई, मेरी मम्मी बचपन में छोटा सा था तब बोलती है कि तुम बहुत सेवा करते हो छोटू, छोटू मेरे घर का नाम है, तुम्हें बहुत मेवा मिलेगा, ठीक है। तो सेवा हमें करनी चाहिए। माता पिता नहीं है अगर किसी के, तो जाके सेवा करिए किसी गुरुद्वारे में, किसी कोई अगर आपके गुरु जी हैं उनके आश्रम में जाके सेवा करिए। कुछ देना सीखिए। जब तक आपके स्टोर रूम से कुछ निकलेगा नहीं, स्टोर रूम में जगह नहीं बनेगी और कुछ आएगा नहीं। तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल पीस ऑफ एडवाइस है, और लोगों को लाइफ में भी ये माननी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो एडवाइसेस ना वैसी नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं बट उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है या फिर उसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व होती है, बट ऐसे वाले उपाय जो होते हैं या फिर ऐसी वाली जो सीख होती है कहीं ना कहीं की, ना अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। मेरे को ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। एंड आई थिंक कॉमेंट्स में भी लोग हमें बताएंगे कि उनको कितना अच्छा लगा ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन के, और कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाएं तो हम और किन किन चीज़ों के बारे में बात करें। आज मैंने आजकल एक नया ट्रेंड सेट किया अपने लिए, जब भी पॉडकास्ट एंड होगा तो हम महादेव के नाम से एंड करेंगे। तो अगर इफ़ यू अलाउ, यस। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हरा, सर्व पाप हरा, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।